क्या हो अगर सोल लैंड में रीइंकार्नेट होते ही तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाए और बदले में तुम्हें एक ऐसी मिस्टीरियस टेक्निक मिले जिसके सामने सी गॉड और असुरा गॉड तांग सैन भी नहीं टिक पाएगा। इस टेक्निक का नाम है 89 मिस्टीरियस टेक्निक। सोने पर सुहाग देखो, मैं बीबी डोंग का फेवरेट चेला भी बन गया। तुमने डोलुओं की दुनिया में पुनर्जन्म लिया है। तुम्हारे सफेद बाल, लाल आंखें और माथे पर एक तीसरी आंख है। भाई साहब, क्या किलर लुक है। लेकिन किस्मत देखो, तुम्हारे पिता एक मछुआरे थे जिनका स्पिरिट एक टूटी हुई मछली पकड़ने वाली बर्छी थी, और तुम्हारी माँ एक किसान थी जिनका स्पिरिट एक आवारा कुत्ता था। अगर सब कुछ नॉर्मल रहता तो तुम भी माता पिता में से किसी एक का बेकार स्पिरिट इनहेरिट कर लेते। तुम्हारे बड़े भाई यांग जियाओ का सिर्फ एक लेवल का कॉन्जेनिटल सोल पावर जागा था। कायदे से उसे एक सोल मास्टर बनना चाहिए था, लेकिन मजबूरी में उसे तड़के सुबह उठकर लोगों के यहाँ मजदूरी करनी पड़ती थी ताकि वो बासी खाने के बदले तुम्हें और तुम्हारी अभी अभी चलना सीखी छोटी बहन का पेट पाल सके। और तुम एक टाइम ट्रैवलर होकर भी इस फटेहाल मछुआरों के गाँव में 6 साल से घुट रहे थे। अपनी आंखों के सामने मासूम बहन यांग चान को भूख से हड्डियों का ढांचा बनते देख रहे थे, लेकिन जेब में एक गोल्ड सोल कॉइन तक नहीं था। आज स्पिरिट हॉल के लोग बच्चों का स्पिरिट जगाने आए हैं। तुम 3 कुपोषित बच्चों के बीच खड़े हो। अपने शरीर से आती मछली की बदबू के बीच तुम्हारे दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा है, अगर मेरी सिर्फ एक लेवल की भी सोल पावर जाग गई तो हर महीने मिलने वाले एक गोल्ड सोल कॉइन से मेरी बहन कम से कम पेट भरकर मीट तो खा पाएगी। तुमने मुट्ठियां कस ली, नाखून मांस में धंस गए। तुम देख रहे हो कि आगे खड़े तीनों बच्चे एक एक करके अंदर जा रहे हैं और सिर लटकाए बाहर आ रहे हैं। स्पिरिट, मछली पकड़ने का जाल, बेकार स्पिरिट, स्पिरिट, समुद्री घास, बेकार स्पिरिट, स्पिरिट, सब्जी काटने वाला चाकू, बेकार स्पिरिट। वो वांग हेगुई नाम का बंदा जिसका चेहरा कोयले जैसा काला था, उसने मायूसी से अंदर की तरफ इशारा किया। याद रखो, अंदर चाहे जो हो, डरना मत, अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाओ। आयरन फिश पोजीशन। वो बच्चा ठीक बीच में खड़ा हो गया। वांग हेगुई ने एक गहरी सांस ली। उसके पैरों के नीचे एक सफेद और एक पीली 2 सोल रिंग्स चमक उठी। उसका शरीर अचानक खिंचकर 3 मीटर लंबा हो गया। स्किन पर मछलियों जैसे स्केल्स आ गए और चेहरा खूंखार हो गया। इस रूप ने बच्चों की सिट्टी पिट्ठी गुम कर दी। तुम्हें पता था कि यह स्पिरिट पोजीशन है, पर पहली बार लाइव देखकर हैरान होना लाजिमी था। डरो मत, ये मेरा स्पिरिट है, आयरन फिश, वांग हेगुई ने कहा। अगर तुम्हारा भी कोई बीस्ट स्पिरिट जागा और तुम्हें पहली सोल रिंग मिल गई तो तुम भी मेरी तरह कर पाओगे। उसने शॉर्ट में समझाया और अवेकनिंग स्टोन में अपनी सोल पावर डालनी शुरू कर दी। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। पहले 3 बच्चों ने पहले से ही चिढ़े हुए वांग हेगुई को और डिप्रेस कर दिया। पूरे 5 दिन में उसने दर्जनों गांवों के चक्कर काटे थे, पर टॉप टियर स्पिरिट तो दूर, एक लेवल की कॉन्जेनिटल सोल पावर वाला बच्चा तक नहीं मिला था। ऐसा लग रहा था कि इस साल का ईयर एंड बोनस तो गया तेल लेने। उसने बिना किसी उम्मीद के आखिरी बच्चे यानी तुम्हारी तरफ देखा और अवेकनिंग सर्कल की तरफ बढ़ने का इशारा किया। तुम अपने छोटे छोटे कदमों से सर्कल के अंदर गए और एक लंबी सांस ली। प्लीज भगवान, बस थोड़ी सी सोल पावर जगा दो। और हाँ, अगर माता पिता के स्पिरिट से म्यूटेट होकर कोई बढ़िया स्पिरिट मिल जाए तो मजा ही आ जाए। वांग हेगुई ने दोबारा सोल पावर एक्टिवेट करके पत्थरों में डाली। 6 अवेकनिंग स्टोन्स एक साथ चमक उठे। जमीन से एक सुनहरी रोशनी निकली और उसने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। एक बेहद गर्म और अजीब सी ताकत तुम्हारे शरीर में दौड़ने लगी। कमरे के भीतर से एक ऐसी शानदार और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली जो सीधे आसमान को चीरती हुई ऊपर चली गई। उस पल तुम्हें महसूस हुआ कि तुम्हारी दोनों हथेलियों से कुछ बाहर निकलने वाला है। तुम अंदर से हिल गए और सीधे दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। तुम्हारे सीधे हाथ की हथेली में सबसे पहले एक अजीब और अनोखा हथियार शेप लेने लगा। उसका अगला हिस्सा पंखे जैसा था जिसमें से 3 ब्लेड्स निकल रहे थे और हल्की सी चमक बिखेर रहे थे। बीच का हिस्सा भाले जैसा तीखा था और दोनों साइड के ब्लेड्स किसी धारदार तलवार की तरह ठंडी और खूंखार चमक मार रहे थे। उस पर ड्रैगन और तलवार के डिजाइन बने थे और बीच वाले मेन ब्लेड पर एक नीला सा पॉइंट चमक रहा था। काले लोहे के लंबे हैंडल पर बादलों जैसे डिजाइन बने थे। इस वेपन को देखकर सिर्फ 2 ही शब्द दिमाग में आते थे, हैंडसम और पावरफुल। 3 पॉइंटेड डबल एज्ड लांस। गॉड एयरलांग शेन का वो लेजेंडरी सिग्नेचर वेपन तुम्हारा स्पिरिट बन चुका था। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी सांसें तेज हो गईं और एक्साइटमेंट चेहरे पर साफ दिखने लगी। ये तो अल्टीमेट टॉप टियर स्पिरिट है, वांग हेगुई ने पूरे यकीन के साथ कहा। अभी अभी जो अचानक भारी भरकम सोल पावर का ब्लास्ट हुआ था और जो चमत्कारी नजारा दिखा था वो इस बात का सबूत था कि इस बच्चे का स्पिरिट कोई मामूली चीज नहीं है। उसने स्पिरिट हॉल में 20 साल तक सेवा की थी और हजारों बच्चों के स्पिरिट जगाए थे। भले ही उसने कभी अपनी आंखों से टॉप टियर स्पिरिट का अवेकनिंग सीन नहीं देखा था, लेकिन किताबों में इसके बारे में पढ़ रखा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तुम्हारी हथेली के ऊपर हवा में तैरते उस खतरनाक और धांसू दिखने वाले हथियार को टकटकी लगाकर देख रहा था। वो श्योर था कि उसने आज तक जितने भी टॉप टियर स्पिरिट के बारे में सुना था ये उनमें से किसी से मैच नहीं खाता था। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। उसने तुरंत तुम्हारा हाथ पकड़ा और क्रिस्टल बॉल के पास ले गया
और जल्दी से उस पर हाथ रखकर सोल पावर टेस्ट करने को कहा। उसके चेहरे का वो रूखापन गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक प्यारी सी मुस्कान थी, मानो अभी कुछ देर पहले जो अकड़ दिखा रहा था वो ये बंदा था ही नहीं, वो एकदम दोस्ताना बन चुका था। टॉप टियर स्पिरिट वाले की कॉन्जेनिटल सोल पावर कभी भी लेवल 7 से कम नहीं हो सकती, ये तो जगजाहिर बात थी। लेवल 7 की सोल पावर के साथ अगर ढंग से कल्टीवेशन किया जाए तो सोल सेंट बनना तय था। और लेवल 7 तो सिर्फ शुरुआत थी, क्या पता किस्मत से लेवल 8, लेवल 9 या फिर सीधे फुल कॉन्जेनिटल सोल पावर निकल आए। अगर ऐसा हुआ तो टाइटल डाउलुओ या सोल डाउलुओ बनना तो एकदम पक्का था। ये तो उसके लिए थाली में परोसा हुआ छप्पर फाड़ प्रमोशन था। लेकिन सोल मास्टर सर, तुमने तुरंत क्रिस्टल बॉल को नहीं छुआ, बल्कि एक छोटे बच्चे जैसी मासूमियत का नाटक करते हुए अपना उल्टा हाथ ऊपर उठाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एक और स्पिरिट है। तुम्हारा खुद को ट्विन स्पिरिट जीनियस साबित करने का पूरा इरादा था? आखिर इस दुनिया में आने के बाद तुम्हारा सबसे बड़ा सपना अपने परिवार की हालत सुधारना, बड़े भाई यांग जियाओ का बोझ कम करना और छोटी बहन यांग चान को एक खुशहाल जिंदगी देना था। और अपनी प्रतिभा दिखाकर स्पिरिट हॉल की नजरों में आना इसके लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता था। अरे ये सब छोड़ो, तुम्हें अभी वांग हेगुई कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक रुक गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, मानो मुंह में पूरा का पूरा मुक्का चला जाएगा। तुम्हारे पास एक और स्पिरिट है, तुमने सिर हिलाया। हूँ ये कहते ही तुमने अपने उल्टे हाथ के स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश की और उसे समन कर लिया। तभी एक सफेद रोशनी चमकी और तुम्हारे ठीक बगल में एक छोटे बालों वाला सफेद कुत्ता प्रकट हुआ। उसके कान तीखे थे, पूंछ लंबी थी और बॉडी एकदम गठी हुई थी। देखने में तो वो बिल्कुल नॉर्मल कुत्ता लग रहा था, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता था कि वो कोई आम कुत्ता नहीं है। उस छोटे बालों वाले सफेद कुत्ते ने अपनी आंखें मटकाईं, बगल में खड़े तुम्हारी तरफ देखा, एक्साइटमेंट में एक भौंक मारी और तुरंत पूंछ हिलाते हुए तुम्हारे पैरों से अपना सिर रगड़ने लगा। वांग हेगुई ने उस सफेद कुत्ते को ऊपर से नीचे तक 2-3 बार देखा, पर उसे उसमें कोई खास बात नजर नहीं आई। उसके दिल में एक ठंडी आह निकली जब उसने सुना था कि इस बच्चे के पास सुप्रीम पोप जैसा ट्विन स्पिरिट है, तो वो खुशी के मारे नाचने ही वाला था। लेकिन अब इस अलग होने वाले बीस्ट स्पिरिट को देखकर उसकी सारी खुशी काफूर हो गई। भले ही यह एक बीस्ट स्पिरिट था, लेकिन बॉडी से अलग रहने वाले बीस्ट स्पिरिट को एकदम रद्दी माना जाता था, क्योंकि वो बॉडी पोजेशन नहीं कर सकते थे। सबको पता है कि बीस्ट स्पिरिट वाले सोल मास्टर्स की शुरुआती लड़ाई की ताकत लाजवाब होती है और यह सब पोजेशन के बाद मिलने वाले बूस्ट की वजह से होता है। लेकिन अगर पोजेशन ही ना हो पाए तो वो बंदा आम इंसान से बस 19-20 ही भारी होगा। वांग हेगुई ने सुना था कि ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन फैमिली में भी किसी का ऐसा ही एक्सटर्नल बीस्ट स्पिरिट जागा था, जो बिल्कुल कचरा साबित हुआ। बेटा, तुम्हारा ये दूसरा स्पिरिट तो एकदम एवरेज है, चलो पहले सोल पावर टेस्ट कर लेते हैं। वांग हेगुई ने हल्का सा खांसते हुए कहा। वो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत टॉपिक बदल दिया। वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं थी, इस बात को कोई नहीं बदल सकता था कि बच्चा ट्विन स्पिरिट वाला है। ऊपर से पहला स्पिरिट तो अल्टीमेट टॉप टियर था ही, भले ही दूसरा स्पिरिट कचरा हो, फिर भी इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला था। तुमने अपना मुंह सिकोड़ लिया। तुम्हें समझ आ गया था कि वांग हेगुई तुम्हारे दूसरे स्पिरिट को घास नहीं डाल रहा है, पर तुमने उस सफेद कुत्ते की पावर का प्रूफ देने की कोई कोशिश नहीं की। वो तो बस स्पिरिट हॉल का एक मामूली सा अदना अधिकारी था, जिसके साथ तुम्हारा फ्यूचर में कोई लेना देना नहीं होने वाला था। तुम्हारे दूसरे स्पिरिट की असली ताकत क्या है, ये सिर्फ बड़े बड़े सूरमाओं को ही पता चलनी चाहिए थी। तुमने अपना हाथ क्रिस्टल बॉल के ऊपर रख दिया। अगले ही पल एक इतनी तेज नीली रोशनी उस क्रिस्टल बॉल के अंदर से ब्लास्ट हुई कि बयान करना मुश्किल है। वो रोशनी इतनी आक्रामक, प्योर और चमकदार थी कि उसने पल भर में पूरे कमरे को रोशन कर दिया, यहाँ तक कि दरवाजे की दरारों और खिड़की के कागजों से छनकर वो बाहर गिरने लगी। क्रिस्टल बॉल पूरी तरह गर्म हो चुकी थी। रोशनी अंदर ऐसे घूम रही थी मानो कोई पूरी गैलेक्सी सिमट आई हो। बॉल थरथराने लगी और उसमें से एक खौफनाक एनर्जी रिलीज हुई, सोल पावर। वांग हेगुई की आंखें फटी की फटी रह गईं, चेहरे का रंग उड़ गया और सांसें वहीं अटक गईं। वो एकटक उस क्रिस्टल बॉल को देखता रहा, उसके होंठ सफेद पड़ रहे थे। 2 सेकंड के सन्नाटे के बाद वांग हेगुई पागलों की तरह चीखा, फुल कॉन्जेनिटल सोल पावर! ये सदियों में एक बार दिखने वाली फुल कॉन्जेनिटल सोल पावर है। उसकी इस चीख ने कमरे के सन्नाटे को तार तार कर दिया। बाकी के तीनों बच्चे बुरी तरह डर गए। वो कोने में सिर झुकाए खड़े थे और उन्हें रत्ती भर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? वांग हेगुई ने हांफते हुए तुम्हारे कंधे पकड़ लिए। तुमने ईमानदारी से जवाब दिया, यांग जियन। बहुत बढ़िया, तो मैं तुम्हें लिटिल जियन कहूंगा। वांग हेगुई ने सीधे ऑफर मार दिया। लिटिल जियन, क्या तुम स्पिरिट हॉल में शामिल होना चाहोगे? हमारे मेंबर बनोगे? मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे इस टैलेंट के साथ अगर तुम स्पिरिट हॉल में आ गए तो तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि इतिहास में जितने भी ट्विन स्पिरिट वाले हुए, उनमें से कोई भी ढंग से सरवाइव नहीं कर पाया। सब कल्टीवेशन के चक्कर में मारे गए क्योंकि उन्हें सही तरीका नहीं पता था। लेकिन हमारी सुप्रीम पोप इकलूठी ऐसी शूरवीर हैं जिन्होंने ट्विन स्पिरिट के साथ टाइटल डाउलुओ का मुकाम हासिल किया है। अगर तुम्हें उनका साथ मिल गया तो तुम्हारा फ्यूचर 7वें आसमान पर होगा। वांग हेगुई ने स्पिरिट हॉल की तारीफों के पुल बांध दिए।
फुल कॉन्जेनिटल सोल पावर वाला ट्विन स्पिरिट जीनियस। अगर वो इसे स्पिरिट हॉल में ले जाने में कामयाब हो गया तो उसे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, वो सोच भी नहीं सकता था। ये उसकी किस्मत पलटने का लाइफ चेंजिंग मौका था। मैं तैयार हूँ। तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के 1 सेकंड सोचे बिना तुरंत सिर हिला दिया। कुछ और ना भी सोचें तो अगर स्पिरिट हॉल के लोग आम लोगों का स्पिरिट जगाने के लिए स्पेशल बंदे ना भेजते तो तुम्हारे घर के जो हालात थे, तुम जिंदगी भर अपना स्पिरिट नहीं जगा पाते। एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। ये बात माता पिता के जिंदा रहते हुए हमेशा घर में सिखाई जाती थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारी हाँ सुनकर वांग हेगुई की जान में जान आई। उसे डर था कि कहीं यह बच्चा देहाती समझ के चक्कर में स्पिरिट हॉल की ताकत को न पहचान कर मना न कर दे। अब वो एकदम रिलैक्स था। उसे अपना फ्यूचर बिल्कुल सेट लग रहा था। हाँ, एक बात बताओ, तुम्हारे इन दोनों स्पिरिट के नाम क्या हैं? मुझे रजिस्टर में एंट्री करनी है, वांग हेगुई ने अपनी छोटी डायरी निकालते हुए कहा। यह सुनकर तुमने सीधे हाथ में तैरते उस वेपन को देखा। इस स्पिरिट का नाम है 3 पॉइंटेड डबल एज्ड लांस। और फिर तुमने अपने पैरों से लिपटते उस सफेद कुत्ते को देखा और इसका नाम है शियाओटियन कुत्ता। वांग हेगुई सुनता गया और नोट करता गया। सब काम होने के बाद, क्योंकि तुम खुद स्पिरिट हॉल में जाने को तैयार थे, उसने कोई सर्टिफिकेट नहीं बनाया। लिटिल जियन, मैं तुम्हारी डिटेल्स ऊपर फॉरवर्ड कर रहा हूँ। कोई गड़बड़ नहीं हुई तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर तुम्हें लेने के लिए स्पिरिट हॉल से लोग आ जाएंगे और पूरी उम्मीद है कि वो सीधे हेडक्वार्टर से होंगे। वांग हेगुई ने सीरियस होकर कहा। इस बीच तुम अपने घर के मामले निपटा लो, क्योंकि एक बार तुम स्पिरिट हॉल चले गए तो अगले कुछ सालों तक तुम्हारा वापस आना मुश्किल होगा। शायद उसे लगा कि तुम अभी छोटे बच्चे हो और परिवार से दूर नहीं होना चाहते, इसलिए उसने बड़े ही प्यार और तसल्ली से समझाया। तुम्हारी फुल कॉन्जेनिटल सोल पावर है। इसका मतलब है कि जैसे ही तुम्हें एक सोल रिंग मिलेगी, तुम सीधे एक सम्मानित सोल मास्टर बन जाओगे। गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। तुम चाहो तो सारे सोल मास्टर्स के टॉप पर पहुंचकर टाइटल डोलुओ भी बन सकते हो, लेकिन शर्त बस इतनी है कि तुम्हें अपनी वैल्यू साबित करनी होगी। अगर सिर्फ टैलेंट के भरोसे बैठकर दिन भर आलस करोगे तो स्पिरिट हॉल तुम्हें रिसोर्सेज नहीं देगा। इतना कहकर वांग हेगुई ने तुम्हारे छोटे से कंधे को थपथपाया और मुस्कुराते हुए भरोसा दिया। लेकिन फिक्र मत करो, स्पिरिट हॉल अपनों को कभी निराश नहीं करता। हमारे साथ जुड़ने के बाद तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी हमारी होगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करता, पर तुम्हारे परिवार को इस पिछड़े गांव से निकालकर शहर में शिफ्ट करना, उनके अच्छे खाने कपड़े का इंतजाम करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। उसका यह वादा सुनते ही तुम्हारे दिल पर इतने सालों से रखा भारी पत्थर हमेशा के लिए हट गया। जी, मुझे समझ आ गया। तुमने मजबूती से सिर हिलाया। इसके साथ ही तुम्हारे मन में स्पिरिट हॉल की अपकमिंग लाइफ को लेकर सपने बुनने शुरू हो गए। तुम्हें कौतूहल था कि तुम्हारा यह टैलेंट देखकर वहां के बड़े लीडर्स का क्या रिएक्शन होगा। जमीन से जुड़े गरीब लोगों के दिल में बचपन से ही स्पिरिट हॉल के लिए कोई कड़वाहट नहीं होती थी। भले ही तुम्हें ओरिजिनल कहानी रटी हुई थी और पता था कि एंड में तंग सैन यानी तंग बुद्धा पूरे स्पिरिट हॉल को तबाह कर देगा। बीबी डोंग और कियान रेनेक्स्यू का अंजाम बेहद दर्दनाक होगा। पर उससे क्या, स्पिरिट हॉल ने तुम्हारा स्पिरिट जगाने में मदद की है तो तुम भी उसमें शामिल होकर अपना पूरा योगदान दोगे। भले ही तुम तंग बुद्धा को ना हरा पाओ, कम से कम तुम्हारे दिल पर कोई मलाल तो नहीं रहेगा। वैसे भी तुम्हारे इन दोनों स्पिरिट की पावर एकदम नेक्स्ट लेवल थी। तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि तुम श्लीक 7 डेविल्स को चटनी चटा दोगे। बस ये कंफर्म नहीं था कि अभी कहानी का कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कहानी के एंड का सीन हो और तंग सैन गॉड बनने वाला हो, तब तो ये पावर भी धरी की धरी रह जाएगी। ये सोचते ही तुमने एक मासूम बच्चे जैसा चेहरा बनाया और बगल में खड़े वांग हेगुई की तरफ देखा ताकि बातों बातों में कुछ उगलवा सको। अंकल, आपने कहा कि सुप्रीम पोप बहुत पावरफुल है, तो वो कितनी पावरफुल है? वांग हेगुई ये सुनकर गर्व से मुस्कुराया, मानो यह उसकी खुद की तारीफ हो। उसने बड़े घमंड के साथ बताया, तुम्हें सीधे शब्दों में समझाता हूँ, हमारी सुप्रीम पोप न सिर्फ ट्विन स्पिरिट वाली टाइटल डॉलुओ हैं, बल्कि वो स्पिरिट हॉल के इतिहास की सबसे यंग पोप भी हैं। इस साल उनके राज का ठीक 6ठा साल है। तुमने अपनी आंखें घुमाई और दिमाग दौड़ाया, तुम्हें टाइमलाइन का अंदाजा हो गया था। बीबी डोंग ने कियान शुंजी को मारने के बाद कियान रेनेक्स्यू की मां होने के नाते और कियान दाओलियू के गिल्ट का फायदा उठाकर पोप की गद्दी हथियाई थी। अगर आज उनके राज का 6ठा साल है तो इसका मतलब है कि कियान शुंजी को मरे भी 6 साल हो चुके हैं। और तंग सैन का जन्म तब हुआ था जब तंग हाओ को ब्लू सिल्वर एम्परर की 1 लाख साल की सोल रिंग मिली थी और उसने कियान शुंजी को अधमरा कर दिया था। यानी इस वक्त तंग सैन भी लगभग 6 साल का ही होगा। चलो, कहानी की शुरुआत बढ़िया टाइम पर हुई है। तुमने चैन की सांस ली। इस पल तुम्हारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगर तंग सैन के बड़े होने से पहले, उसके अमर जड़ी बूटी खाने से पहले और उसके ब्लू सिल्वर एम्परर के रूप में जागने से पहले भी तुम उसे धूल न चटा पाए तो लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। फिर तो डूब मरना ही बेहतर था। अब अपना स्पिरिट समेटो और बाहर चलो। वांग हेगुई अब और रुकने के मूड में नहीं था। वो तुरंत हेडक्वार्टर भागकर तुम्हारी रिपोर्ट सीनियर को सौंपना चाहता था।
वो मुस्कुराते हुए तुम्हें बाहर ले गया। बाकी के 3 बच्चों को तो वो खुशी के मारे भूल ही चुका था। सोल मास्टर सर ओल्ड जेरी हॉल के बाहर ही इंतजार कर रहा था। वांग हेगुई को देखते ही वो लपका। उसकी आवाज में उम्मीद साफ झलक रही थी। क्या इस साल हमारे हुआंगयू गांव के इन 4 बच्चों में से किसी की सोल पावर जागी है? वांग हेगुई जोर से हंसा। ओल्ड जेरी, तुम्हारे हुआंगयू गांव की तो लॉटरी लग गई है। मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द तुम्हारे गांव का नाम बदलना पड़ेगा। ये सुनते ही ओल्ड जेरी वहीं बुत बनकर खड़ा रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। बाकी के गांव वाले भी हक्के बक्के थे। वांग हेगुई ने सस्पेंस ज्यादा नहीं खींचा और तुम्हारी तरफ इशारा किया। इस बच्चे की सदियों में एक बार दिखने वाली फुल कॉन्जेनिटल सोल पावर जागी है, वो भी टॉप टियर स्पिरिट के साथ। कुछ ही दिनों में यह स्पिरिट हॉल चला जाएगा और मान के चलो कि फ्यूचर में इसका टाइटल डब्ल्यूओ बनना 100% पक्का है। तब तुम्हारे गांव को इसके टाइटल के नाम से जाना जाएगा। टैक्स में तो छूट मिलेगी ही, साथ ही हर साल वर्क स्टडी स्टूडेंट्स के लिए 10 कोटे की सीटें भी मिलेंगी। वांग हेगुई की बात खत्म होते ही सारे गांव वाले स्तब्ध रह गए। वो अनपढ़ लोग थे, उन्हें टाइटल डब्ल्यूओ की असली औकात नहीं पता थी, लेकिन टैक्स में छूट की बात सुनते ही उनके कान खड़े हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाप रे, इतना पावरफुल! हे भगवान, यांग जियन की तो निकल पड़ी। ओल्ड जेरी और बाकी सब यह देखकर अपनी खुशी पर काबू नहीं रख पाए और झूमने लगे। कई लोगों को अंदर ही अंदर पछतावा भी हो रहा था। यांग जियन के माता पिता की मौत के बाद उन्होंने कभी इस परिवार की कोई मदद नहीं की थी, बल्कि पीठ पीछे ताने ही मारे थे। अगर पहले पता होता कि यांग जियन इतना बड़ा आदमी बनेगा तो वो पहले ही इस परिवार के तलवे चाट लेते। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। टाइटल डब्ल्यूओ। ओह! ओल्ड जेरी गांव का प्रधान था। उसने जवानी में बाहर की दुनिया देखी थी और सोल मास्टर्स से पाला पड़ा था। उसे अच्छे से पता था कि टाइटल डब्ल्यूओ का क्या मतलब होता है, इसलिए वो सदमे में था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यांग जियन, जिसने 3 साल की उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया था और जो इतना संस्कारी बच्चा था, वो एक दिन टाइटल डब्ल्यूओ बनेगा। छोटे भाई, मुझे तुरंत तुम्हारी रिपोर्ट देने वापस जाना होगा, तो मैं निकलता हूँ। इन दिनों घर पर ही रहना और स्पिरिट हॉल के लोगों का इंतजार करना। वांग हेगुई ज्यादा देर नहीं रुका। वो अपनी सोल बीस्ट के खून वाली काली घोड़ी पर बैठा और पलक झपकते ही धूल उड़ाता हुआ रास्ते के उस पार गायब हो गया। उनकी रफ्तार देखने लायक थी। तुम उन गांव वालों के साथ औपचारिकता निभाते हुए जो तुमसे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी छोटी बहन को लेकर घर आ गए। तुम्हारा घर पत्थरों की बाउंड्री से घिरा हुआ था, बेहद खस्ता हाल। घर में एक भी ढंग का फर्नीचर नहीं था। उसे पूरी तरह खाली कहना भी कम था। अमूमन तीनों भाई बहन एक ही बिस्तर पर सिमट कर सोते थे। भैया भैया, अभी वो सोल मास्टर सर बोल रहे थे कि आप गांव छोड़कर जा रहे हो। छोटी बहन ने अपना मुंह फुला लिया। उसके चेहरे पर उदासी थी, मानो अभी रो पड़ेगी। तुमने उसके सिर को सहलाते हुए दिलासा दिया, फिक्र मत करो भैया, स्पिरिट हॉल जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कभी वापस नहीं आएंगे। आगे जब भैया बहुत पावरफुल हो जाएंगे तो तुम्हें भी अपने साथ स्पिरिट हॉल ले जाएंगे। ठीक है? प्रॉमिस करो। छोटी बहन कोई जिद्दी स्वभाव की नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि तुम्हारा स्पिरिट हॉल जाना जरूरी है और इससे फायदा ही होगा। उसने अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाई। तुमने भी अपनी उंगली उसकी उंगली में फंसा दी। पिंकी प्रॉमिस, 100 साल तक नो चेंज। जो झूठ बोले वो कौवा काटे। छोटी बहन का दिल मान गया। उसने कमर पर हाथ रखे और तुरंत तुम्हें अपने साथ खेलने के लिए कहने लगी। आखिर इसके बाद शायद बहुत लंबे समय तक मिलना ना हो पाता। और ठीक उसी वक्त एक सांवले रंग के लड़के ने दरवाजा धकेला। लिटिल जियन, जियन! वो लड़का कमरे में भागा भागा आया और तुम्हें देखते ही पास पहुंच गया। उसने अपने छिले हुए हाथों से तुम्हारे कंधे पकड़े। उसकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। गांव के सरपंच दादा बोल रहे थे कि तुम्हारा टॉप टियर स्पिरिट जागा है, वो भी फुल कॉन्जेनिटल सोल पावर के साथ। कुछ दिनों में तुम पढ़ाई के लिए स्पिरिट हॉल जाने वाले हो। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है भाई। तुम हल्के से हंसे। फिर तुम्हारी नजर भाई यांग जियाओ के छिले हुए हाथों पर पड़ी। तुमने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा कि यह सब कैसे हुआ। यांग जियाओ ने बड़े गर्व से कहा, पड़ोस वाले गांव के लियू दादा के यहाँ सीपियों का लॉट आया था। उन्हें सुखाकर ड्राई फूड बनाना था। मैंने बहुत मिन्नतें करके यह काम पकड़ा। कल के काम के आधे कॉपर सोल कॉइन्स मिल गए हैं। उसकी यह बात तुम्हारे कानों में पिघले शीशे जैसी लगी। दिल भर आया। तुमने सीरियस होकर कहा, भैया अब से आप यह सब मजदूरी बंद कर दो। अब से हमारा ख्याल स्पिरिट हॉल रखेगा। कुछ ही दिनों में वो आपको और छोटी चांद को शहर ले जाएंगे। वहाँ अच्छा खाना कपड़ा मिलेगा और मैं बहुत जल्द एक ऑफिशियल सोल मास्टर बन जाऊंगा। हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा जो मैं पूरा घर भेज दूंगा। वो आप दोनों के ठाठ से रहने के लिए काफी होगा। तुम्हारी आंखों में इस उम्र के हिसाब से कहीं ज्यादा मैच्योरिटी थी। भैया ने इन सालों में तुम्हारे लिए जो भी कुर्बानियां दी थीं, तुम्हें सब याद था। अब जब किस्मत बदलने का मौका मिला था तो भाई का कर्ज न उतारना किसी जानवर जैसा होने के बराबर होता। इस पल तुम्हारे भीतर पावरफुल बनने की भूख पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। बस अपना टैलेंट दिखाना था, अपनी वैल्यू साबित करनी थी और स्पिरिट हॉल में तुम्हारी हैसियत आसमान छूने वाली थी। भैया और मेरी लाइफ के दिन भी अब इसकी वजह से सुधर जाएंगे। लिटिल जियन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यांग जियाओ ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा। उसे लगा कि उसका उस वक्त वेहाई सिटी की जूनियर स्पिरिट एकेडमी जाने का आइडिया ड्रॉप करना एकदम सही डिसीजन था। उसके भाई का टैलेंट उससे कहीं बेहतर यानी फुल कॉन्जेनिटल सोल पावर वाला था। उसके भाई के पास गॉड लेवल पोटेंशियल था और उसका फ्यूचर एकदम अनलिमिटेड था।
उसने आखिरकार अपने मरे हुए माता पिता के भरोसे को टूटने नहीं दिया था। रात को अपने ब्राइट फ्यूचर की खुशी में रखी गई एक शानदार दावत उड़ाने के बाद तुम अपने ठसाठस भरे पेट पर हाथ फेरते हुए अकेले पीछे वाले पहाड़ पर चले गए। तुमने 3 पॉइंटेड डबल एज्ड लांस को समन किया। इस दिव्य हथियार में से हर सेकंड जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में ट्रांसफर हो रही थी उसे महसूस करते हुए तुम जमीन पर पलथी मारकर बैठ गए और उससे कनेक्ट करने का ट्राई करने लगे। बहुत जल्द तुम्हें 3 पॉइंटेड डिओबिल ईडीजेडी लांस के अंदर एक सफेद रंग की जेड स्लिप दिखाई दी। उस जेड स्लिप पर कुछ ऐसे रहस्यमयी मंत्र लिखे थे जो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहे थे। तुम अभी इसी सोच में डूबे थे कि यह जेड स्लिप क्या बवाल है कि अगले ही सेकंड वो जेड स्लिप रोशनी की एक लकीर बनकर सीधे तुम्हारे दिमाग में घुस गई। पहले तो तुम जोर से कांप उठे, लेकिन जैसे ही उस जेड स्लिप का सारा कंटेंट तुम्हारी कॉन्शियसनेस में छप गया तुम एकदम सुन्न पड़ गए। तुम्हें लगा कि कहीं तुम्हें कोई मतिभ्रम तो नहीं हो गया है। 89 मिस्टेरियस आर्ट्स। तुम अपनी जगह पर ही उछल पड़े क्योंकि तुम इस वक्त हद से ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। नो डाउट भले ही यह इसका एक लिमिटेड वर्जन था, लेकिन डेलू जैसी लो लेवल फैंटेसी दुनिया के हिसाब से यह तबाही मचाने के लिए काफी था। फातियन शियांगदी, वज्र जैसी फौलादी बॉडी, अनलिमिटेड रीजनेशन, हर तरह के कंट्रोल से इम्यूनिटी और 72 रूप बदलने की कला। इसके अंदर जो जादुई पावर्स और टेक्निक्स भरी थीं, उनमें से कोई एक भी पूरी डाउलुओ दुनिया को हिलाकर रख देने के लिए काफी थी। अगर पहले तुम्हें तंग सैन को धूल चटाने का कॉन्फिडेंस सिर्फ 100% था, तो अब सिचुएशन ये थी कि निठल्ला तंग सैन साले के साथ अगर 5 ग्रेट गॉड किंग्स भी आ जाएं, तो क्या उखाड़ लेंगे? एक ही झापड़ में सबको सीधे यमलोक पहुंचा दूंगा। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तुमने अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया। 89 मिस्टेरियस आर्ट्स नो डाउट बेहद खतरनाक थी, पर अभी तुमने इसका कल्टीवेशन शुरू नहीं किया था। तुम्हें पहले सेफ गेम खेलना था और शांत रहकर काम करना था। जब टेक्निक पूरी तरह मास्टर हो जाएगी तब खुलकर धमाका करेंगे। तुमने चांद तारों से भरे आसमान पर एक नजर डाली, अपनी भावनाओं को समेटा। तुम्हारा तुरंत 89 मिस्टेरियस आर्ट्स का कल्टीवेशन शुरू करने का कोई मूड नहीं था। तुम पहले अपने दोनों स्पिरिट्स को अच्छे से टटोल लेना चाहते थे। तुमने अपने सीधे हाथ की हथेली में तैरते उस 3 पॉइंटेड डबल एज्ड लांस को देखा और मन में कमांड दी। पल भर में वो 3 पॉइंटेड डबल एज्ड लांस खिलौने के साइज से बदलकर अपने असली 3 मीटर के खूंखार रूप में आ गया। भयंकर कुपोषण के शिकार 1 मीटर से भी कम हाइट वाले तुमने जब इतना लंबा 3 पॉइंटेड डबल एज्ड लांस देखा तो तुम लिटरली शॉक रह गए और उसे कैच करना ही भूल गए। धड़ाम! 3 पॉइंटेड डबल एज्ड लांस जमीन पर गिरा और एक भारी आवाज के साथ सीधे मिट्टी के अंदर धंस गया। इससे साफ पता चल रहा था कि इसका वजन कम से कम 500 पाउंड तो जरूर होगा। तुमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। क्या मजाक है? मैं 6 साल का एक कमजोर सा बच्चा अगर अपनी जान की बाजी भी लगा दूं तो भी इसे हिला तक नहीं पाऊंगा। इससे लड़ना तो दूर की बात है। तुम्हें लगा कि तुम जोकर बन चुके हो, पर फिर भी चलो एक बार ट्राई मारते हैं। सोचकर तुम हल्का सा झुके, अपने छोटे हाथ आगे बढ़ाए, हैंडल को पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर ऊपर खींचा। और तभी वो 3 पॉइंटेड डबल एज्ड लांस बिना किसी वजन के किसी तिनके की तरह एकदम आसानी से तुम्हारे हाथ में आ गया। तुमने तो अपने दूसरे हाथ से अपना सिर भी खुजला लिया। तुम्हारे दिमाग में एक थ्योरी आई। तुमने दोबारा 3 पॉइंटेड डबल एज्ड लांस को जमीन पर फेंका। धड़ाम! जमीन पर फिर से एक बड़ा गड्ढा बन गया। तुमने उसे दोबारा उठा लिया। ऐसा तुमने कई बार रिपीट किया और आखिरकार तुम्हें माजरा समझ आ गया। वेटलेस कंट्रोल। अगर इस 3 पॉइंटेड डबल एज्ड लांस को मैं खुद यूज ना करूं तो इसका वजन असली और बेहद भारी होता है, जो दुश्मन पर काल बनकर गिरेगा। लेकिन अगर इसे मैं खुद पकड़ूं तो यह मेरी उंगलियों के इशारे पर नाचेगा। तुम्हारे होठों पर एक स्माइल आ गई, मानना पड़ेगा। यह वाकई एक नंबर का पैसिव स्किल था। जरा सोचो, तुम जैसा 6 साल का एक कमजोर और पीला पड़ चुका बच्चा हाथ में एक ऐसा हथियार लिए है जिसे वो आसानी से लहरा रहा है, तो दुश्मन देखकर क्या सोचेगा? वो पक्का सोचेगा कि इस वेपन में कोई दम नहीं है। तभी तो एक बच्चा भी इसे घुमा पा रहा है, और जिसने भी ऐसा सोचा उसका गेम ओवर होना तय था। ऊपर से फ्यूचर में जब एक के बाद एक सोल रिंग्स इस 3 पॉइंटेड डबल एज्ड लांस पर चढ़ेंगी तो इसका वजन और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसकी ताकत धीरे धीरे प्राचीन काल के परम दिव्य हथियारों जैसी हो जाएगी, यहाँ तक कि यह डोलुओ दुनिया के सहने की लिमिट को भी पार कर जाएगा। तुमने थोड़ी देर 3 पॉइंटेड डबल एज्ड लांस पर और रिसर्च की और पाया कि यह वेपन सिर्फ 3 मीटर का ही नहीं रहता, बल्कि यह तुम्हारी मर्जी के हिसाब से अपना साइज चेंज कर सकता है। बेशक इस लेवल पर तुम इसे सिर्फ छोटा ही कर सकते थे। सोल रिंग्स लगाने के बाद ही ये बड़ा हो पाएगा, पर यह मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है ये आगे चेक करना बाकी था। तुमने 3 पॉइंटेड डबल एज्ड लांस को वापस अपनी हथेली में समेटा और अब अपने दूसरे स्पिरिट पर रिसर्च करने बैठ गए। जब ये पहली बार जागा था तो तुम्हें बस रफली आइडिया था कि शियाओटियन कुत्ता कितना पावरफुल है, पर उसके पास एग्जैक्टली क्या क्या एबिलिटीज हैं ये तुम्हें नहीं पता था। तभी एक सफेद रोशनी चमकी और शियाओटियन कुत्ता तुम्हारे बगल में प्रकट हो गया। तुम्हें देखते ही वो खुशी से पूंछ हिलाने लगा
मास्टर, तुम थोड़े शॉक रह गए। अरे तुम बोल भी सकते हो? शियाओटियन कुत्ते ने सिर हिलाया। उसकी आवाज में बच्चों जैसा भोलापन था। मैं तो शुरू से ही बोल सकता हूँ, बस पहले पहले बाहर आने की वजह से जुबान साफ नहीं थी। तुम्हें बात समझ आ गई। शियाओटियन कुत्ते के बोलने पर तुम्हें कोई खास अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि अगर तुम्हारा अंदाजा सही था तो यह एक असली गॉड लेवल बीस्ट था और बोलना इसके लिए बेसिक बात थी। फिर भी तुमने उसे वार्निंग दे दी, आगे से किसी बाहरी इंसान के सामने बिल्कुल मत बोलना जब तक मैं खुद न कहूं, समझे? इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी था। पूरे डोलुओ डेलू के इतिहास में बोलने वाले स्पिरिट्स वो युहाओं के तीसरे स्पिरिट इलेक्ट्रक्स के अलावा कभी देखे नहीं गए थे, और पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रक्स को टेक्निकली एक स्पिरिट माना भी नहीं जा सकता था। रही बात 1 लाख साल वाले बीस्ट्स की, तो वो अलग केस था। तुमने इस बीच उससे पूछा, चलो अच्छा है कि तुम बोल सकते हो, अब मुझे डिटेल में समझाओ कि तुम्हारे पास क्या क्या पावर्स हैं। यह सुनकर शियाओटियन कुत्ते ने तुरंत अपना सीना तान लिया, मानो उसे खुद पर बड़ा नाज हो। मास्टर, तो फिर कान खोलकर सुनिए। उसके होंठ सिकुड़े और उसने इंसानों जैसा एक प्राउड एक्सप्रेशन बनाया। वो तुम्हारे बगल में बैठ गया। मेरी पावर्स को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहली, मेरी स्पीड नेक्स्ट लेवल है। इस दुनिया के लेवल्स के हिसाब से अगर मैं फुल स्पीड में भागूं तो एक स्पिरिट ग्रैंड मास्टर भी मुझे नहीं पकड़ सकता। दूसरी, मेरी बाइटिंग पावर बेहद खूंखार है। स्पिरिट ग्रैंड मास्टर से नीचे वाले के गले पर अगर मैंने दांत गड़ा दिए तो उसका बचना नामुमकिन है। तीसरी, मेरी बॉडी एकदम फौलादी है। स्पिरिट ग्रैंड मास्टर से नीचे का कोई भी बंदा मेरा डिफेंस नहीं तोड़ सकता। चौथी, मेरी सूंघने की पावर गजब है। अगर मैंने एक बार किसी की महक याद कर ली तो वो चाहे हजारों मील दूर क्यों ना हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। पांचवी, मैं उड़ सकता हूँ। छठी, मैं अपनी मर्जी से अपना रूप बदल सकता हूँ। मैं सिर्फ कुत्ते के रूप तक ही लिमिटेड नहीं हूँ। सातवीं, मैं सूरज और चांद की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद कल्टीवेशन कर सकता हूँ, यहाँ तक कि खुद से ग्रो होने वाली सोल रिंग्स भी बना सकता हूँ। शियाओटियन कुत्ते ने अपनी 7 पावर्स एक्सप्लेन की और अपनी छोटी छोटी आंखों से तुम्हें टकटकी लगाकर देखने लगा, मानो अपनी तारीफ सुनने का वेट कर रहा हो। इस वक्त तुम अंदर से पूरी तरह हिल चुके थे। इन 7 में से कोई एक पावर भी अपने आप में तबाही थी, तो सोचो इनका कॉम्बिनेशन क्या गदर मचाएगा। अभी तो तुम्हें पहली सोल रिंग तक नहीं मिली थी और शियाओटियन कुत्ता अकेले ही स्पिरिट ग्रैंड मास्टर से नीचे के सोल मास्टर्स के लिए काल बन चुका था। तो सोल रिंग्स मिलने के बाद तो ये सीधे आसमान फाड़ देगा। और 7वीं पावर तो लिटरली गॉड लेवल थी। खुद से कल्टीवेशन करके 1 लाख साल या 10 लाख साल की सोल रिंग्स जनरेट करना, सोचकर ही बंदा अजेय लग रहा था। बहुत बढ़िया, तुम तो वाकई लाजवाब हो शियाओटियन कुत्ते। तुम्हारा दिल बगीचा बगीचा हो गया। तुमने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शियाओटियन कुत्ते के सिर को जोर जोर से सहलाने लगे, मुंह से उसकी तारीफों के पुल बांधते रहे। शियाओटियन कुत्ते को सिर सहलवाना बहुत पसंद आ रहा था। वो मजे में हल्की हल्की आवाजें निकाल रहा था। एंड में तो वो सीधे जमीन पर लेट गया और अपना पेट तुम्हारी तरफ कर दिया। तुम बेबसी से मुस्कुराए। तुम्हें उसका इशारा समझ आ गया था। तुमने हाथ घुमाया और उसके पेट को सहलाना शुरू कर दिया। शियाओटियन कुत्ता और ज्यादा खुश हो गया और मजे में आवाजें निकालने लगा। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद तुमने 89 मिस्टेरियस आर्ट्स का कल्टीवेशन करने का डिसीजन लिया। इसलिए तुमने शियाओटियन कुत्ते को वापस समन बैक किया, जमीन पर पलथी मारी, अपने दिमाग को शांत किया और 89 मिस्टेरियस आर्ट्स की कल्टीवेशन टेक्निक को रिकॉल करने लगे। मानना पड़ेगा, यह टेक्निक वाकई बेहद डीप और जादुई थी। अगर यह सीधे तुम्हारे दिमाग में न छपी होती और तुम्हें इसकी बेसिक नॉलेज न होती तो सिर्फ इसे समझने में ही तुम्हें कई साल या सदियां लग जाती, तब जाकर कुछ पल्ले पड़ता। तुमने एक रिदम में सांस ली और आसपास की नेचुरल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर खींचने का ट्राई करने लगे, उसे अपनी नसों में दौड़ाने लगे। टाइम का पता ही नहीं चला और धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह के तड़के तुमने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी बॉडी में आए चेंजेस को फील किया। तुम्हारे चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। सिर्फ कुछ घंटे 89 मिस्टेरियस आर्ट्स का कल्टीवेशन करने से ही तुम्हारी शारीरिक ताकत सीधे डबल हो चुकी थी। जी हाँ, पूरे 2 गुना। भले ही इसका एक रीजन यह भी था कि तुम पहली बार इसका कल्टीवेशन कर रहे थे और तुम्हारी पहली वाली बॉडी के हालात बहुत खराब थे, लेकिन इसका रिजल्ट लिटरली कमाल का था। तुम अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोर से ठहाका लगाया। तुम्हें अपने फ्यूचर पर अब और भी ज्यादा भरोसा हो गया था। यह तो जगजाहिर बात थी कि सोल रिंग एब्जॉर्ब करने की लिमिट सीधे बॉडी की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। बॉडी जितनी मजबूत होगी उतनी ही ज्यादा सालों की सोल रिंग एब्जॉर्ब की जा सकेगी। पहले तुम कुपोषण के शिकार थे तो 100 साल की सोल रिंग एब्जॉर्ब करने में भी तुम्हारी जान निकल जाती, लेकिन अब तुम्हारे लिए 200 साल के आसपास की सोल रिंग एब्जॉर्ब करना बाएं हाथ का खेल था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पहली ही रिंग 1000 साल या 10,000 साल की होना कोई सपना नहीं रह जाएगा। तुमने पहली ही रिंग 10 लाख साल की होने की कोई फालतू उम्मीद नहीं पाली थी, क्योंकि अपनी बॉडी को 10 लाख साल की रिंग के लायक मजबूत बनाने में जो टाइम लगेगा वो शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं था। एक सोल मास्टर के कल्टीवेशन का गोल्डन पीरियड उसके बचपन के शुरुआती कुछ साल ही होते हैं। अगर तुम सिर्फ बॉडी मजबूत करने के चक्कर में पहली सोल रिंग लेने में ही लेट कर देते तो भले ही इसके फायदे ज्यादा होते, पर यह प्रैक्टिकल नहीं था। पहली बात तो यह कि तुम्हारे इस टैलेंट के साथ जब तुम स्पिरिट हॉल में जाओगे तो वो तुम्हें VIP ट्रीटमेंट देंगे। वो लोग तुम्हें एक ही जगह पर खाली कैसे बैठने दे सकते थे?
अगर तुमने पहली सोल रिंग लेने से मना किया तो अगले ही पल तुम्हें इस उम्र में वो लात घूंसे खाने पड़ेंगे जो इमेजिनेशन से बाहर हैं और जबरदस्ती रिंग थमा दी जाएगी। दूसरी बात, तंग सैन को गॉड बनने में अब 20 साल से भी कम का टाइम बचा था। अगर तुम बहुत पीछे छूट गए तो भले ही तुम्हारी पहली सोल रिंग 10 लाख साल की क्यों ना हो, तंग सैन तुम्हें पहली ही मुलाकात में उड़ा देगा। अरे यार, 89 मिस्टेरियस आर्ट्स का लिमिटेड वर्जन भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक था। इस टेक्निक के टोटल 9 लेवल्स थे। लेवल 10 से पहले तुम सिर्फ पहला लेवल कल्टीवेट कर सकते थे, लेवल 20 से पहले सिर्फ दूसरा लेवल, और आगे भी यही रूल था। अगर यह लिमिटेशन ना होती तो तुम बिना कोई सोल रिंग लिए बस 20 साल चुपचाप इस 89 मिस्टेरियस आर्ट्स को कल्टीवेट करते रहते। फिर तंग सैन चाहे गॉड भी बन जाता तो भी तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाता। काफी सोच विचार के बाद तुमने फाइनल किया कि पहली सोल रिंग 10,000 साल की लेना ही बेस्ट रहेगा। 89 मिस्टेरियस आर्ट्स न सिर्फ तुम्हारी बॉडी को मजबूत करती थी बल्कि तुम्हारी सोल की स्ट्रेंथ को भी काफी बढ़ा देती थी। अगर बॉडी 10,000 साल की रिंग झेलने के लायक हो गई तो सोल की स्ट्रेंथ भी उस 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट के मेंटल अटैक को आराम से संभाल लेगी। पर डर बस इस बात का था कि कहीं स्पिरिट हॉल वाले तुम्हारी बात पर यकीन न करें। तुमने एक ठंडी सांस ली, चलो जो होगा देखा जाएगा, अब घर चलना चाहिए। भैया और छोटी बहन इतनी देर से मेरा वेट कर रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। तुमने फालतू के थॉट्स दिमाग से निकाले, खड़े हुए और नीचे पहाड़ से हुआंग्यू गांव की तरफ चल दिए। घर वापस जाते हुए रास्ते में तुम्हारा दिमाग फ्यूचर की प्लानिंग करने लगा। आगे चलकर जब तुम स्पिरिट हॉल में शामिल होगे तो तंग सैन के सारे जैकपॉट तुम्हें टाइम से पहले ही उड़ाने होंगे। आइस एंड फायर यिन यांग वेल की जादुई जड़ी बूटियां, उसकी एक्सटर्नल सोल बोन, 8 स्पाइडर लैंस, ब्लू सिल्वर एम्परर की राइट लेग बोन, और हाँ, शियाओवू की सोल रिंग और सोल बोन भी। इसके अलावा डिवाइन क्राफ्ट्समैन लॉगाओ को भी अपनी प्लानिंग में शामिल करना ही होगा। या तो कोई तरीका निकालकर उसे स्पिरिट हॉल के कैंप में लाना होगा, या फिर उसे सीधे रास्ते से हटाना होगा, या उसके हाथ तोड़ने होंगे ताकि वो तंग सेक्ट के खतरनाक हिडन वेपन्स ना बना सके। रही बात उन 4 एट्रीब्यूट फैमिलीज की, तो उनमें से सिर्फ ब्रेकिंग सेक्ट ही थोड़ा काम का लग रहा था जो स्पिरिट हॉल के लिए यूजफुल हो सकता था। बाकी सब तो टाइम पास ही थे। पर अगर मौका मिला तो सबको अपने अंडर कर लेना ही सही रहेगा, वरना उन्हें खुला छोड़ना स्पिरिट हॉल के लिए आगे चलकर एक सिरदर्द बन सकता था। जब अपनी पावर बढ़ जाएगी तो टाइम निकालकर वहां का चक्कर मारना होगा। हाँ, स्लॉटर सिटी का भी कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा ताकि तंग सैन को गॉड ऑफ स्लॉटर का टाइटल ना मिल सके, और तंग सैन के स्पिरिट को दोबारा इन्वॉल्व करने वाले उस ब्लू सिल्वर किंग को तो सबसे पहले खलास करना होगा। दूसरी तरफ स्पिरिट हॉल में बीबी डोंग अपने सोने के सिंहासन पर बैठी थी। उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी जो अभी कुछ देर पहले ही आई थी, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी खराब थे। यह रिपोर्ट कियान रेनेक्स्यू की थी जो इस वक्त तियानदो सिटी में थी। उसमें लिखा था कि कियान रेनेक्स्यू इन दिनों वहां के कुछ मंत्रियों को अपने पाले में करने में बिजी है, और इस चक्कर में उसने अपना कल्टीवेशन पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दिया है। अभी कुछ ही समय पहले वो बशकिल लेवल 50 पर पहुंचकर अपनी 5वीं सोल रिंग ले पाई है। वैसे तो यह स्पीड कम नहीं थी, पर अगर बात कियान रेनेक्स्यू की हो जिसके पास बचपन से ही लेवल 20 की सोल पावर थी, तो यह स्पीड हद से ज्यादा स्लो थी। कियान रेनेक्स्यू 9 साल की उम्र में लेवल 30 पर थी, और आज 16 साल की उम्र में वो लेवल 50 पर पहुंच पाई है। पूरे 7 साल में सिर्फ 20 लेवल्स का अपग्रेड। सच तो यह था कि बीबी डोंग खुद श्योर नहीं थी कि वो अपनी इस बेटी को किस नजर से देखती है। एक तरफ तो कियान शुंजी वाले इंसिडेंट की वजह से वो दिल से कियान रेनेक्स्यू से नफरत करती थी, और अब उसके कल्टीवेशन को नेग्लेक्ट करने की वजह से वो उससे काफी नाराज भी थी। बहुत ही अजीब सिचुएशन थी। भले ही यह उसका खुद का डिसीजन था कि कियान रेनेक्स्यू को 10 साल की उम्र में तियानदो एम्पायर में सीक्रेट मिशन पर भेजा जाए, फिर भी इस बात को लेकर उसका दिमाग हमेशा अशांत रहता था। इस पल बीबी डोंग के दिमाग में अचानक उस सीक्रेट रूम का वो पुराना सीन फ्लैश हो गया। उसके दिल में नफरत का गुबार फिर से उबलने लगा। भले ही उसने अपने हाथों से कियान शुंजी को मौत के घाट उतार दिया था, फिर भी कियान फैमिली के प्रति उसकी नफरत रत्ती भर कम नहीं हुई थी। अब जब कियान शुंजी मर चुका था तो वो पूरी कियान फैमिली को बर्बाद करके अपना बदला पूरा करना चाहती थी। वो कियान फैमिली को स्पिरिट हॉल से लात मारकर बाहर निकालना चाहती थी, और इस मिशन का पहला स्टेप था स्पिरिट हॉल पर अपना पूरा कंट्रोल करना, सारी पावर्स को एल्डर्स हॉल और कॉन्सेक्रेशन हॉल से छीनकर सीधे पोप पैलेस के अंडर लाना। पर अफसोस, कियान दाओलियू का वजूद एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह इतने सालों से उसके सीने पर भारी था। नाम के लिए तो वही सुप्रीम पोप थी, पर स्पिरिट हॉल की असली कमान आज भी कियान दाओलियू के हाथों में थी, जिसकी वजह से उसके हर काम में रोड़े अटकते थे। उसे अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में अभी और टाइम चाहिए था। वो अभी कियान दाओलियू से टक्कर लेने की पोजीशन में नहीं थी। ऊपर से इस वक्त उसके वफादार मोहरों की संख्या भी बहुत कम थी। उंगलियों पर गिना जाए तो उसके पास सिर्फ क्राइसेंथेमम डोलुओ और घोस्ट डोलुओ ही थे। बाकी के कुछ नाम मात्र के लोग ज्यादा काम के नहीं थे। तुम लोग ज्यादा दिन तक हवा में नहीं उड़ पाओगे। ये स्पिरिट हॉल बहुत जल्द सिर्फ मेरा होगा। बीबी डोंग की आंखों में एक खूंखार चमक आई। नाना, शिएयू और यान हमारे स्पिरिट हॉल की गोल्डन जनरेशन है,
और मेरे प्रति पूरी तरह लॉयल हैं। बस इन्हें कुछ सालों का टाइम और मिल जाए तो ये मेरे सबसे मजबूत हाथ बन जाएंगे। तब तक मैं भी गॉड ऑफ राक्षस की गद्दी हासिल कर लूंगी। फिर कियान फैमिली तो क्या, पूरी दुनिया को मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। उसकी खूबसूरत आंखों में एक लाल रोशनी चमकी। उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ता हुआ दिख रहा था। साफ था कि कोई नेगेटिव एनर्जी उसके दिमाग पर हावी हो रही थी, पर उसे खुद इस बात का एहसास नहीं था। सुप्रीम पोप की जय हो। बाहर वुकिमा आपसे मिलने की परमिशन मांग रहे हैं। पैलेस के गार्ड की आवाज ने बीबी डोंग के थॉट्स को ब्रेक किया। उसने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। इतनी रात गए ये वुकिमा यहाँ क्या करने आया है? उसे अंदर भेजो बहुत जल्द। रेड रोब्ड बिशप वुकिमा तेजी से पैलेस के अंदर आया। उसके चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। उसने झुककर सलाम किया। वुकिमा, ऐसी क्या बात है जो तुम इतने खुश नजर आ रहे हो? बीबी डोंग ने पूछा। सुप्रीम पोप को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आज वेहाई सिटी के स्पिरिट सब पैलेस के एक ऑफिसर ने एक कमाल का जीनियस ढूंढा है। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें आपकी गहरी दिलचस्पी होगी। बीबी डोंग ने अपनी मखमली उंगलियों से सिंहासन के हैंडल को धीरे से थपथपाया। कितना बड़ा जीनियस है वो? वुकिमा की आवाज में एक्साइटमेंट साफ थी। उसके पास ट्विन स्पिरिट है, वो भी फुल कॉन्जेनिटल सोल पावर के साथ। ये सुनते ही बीबी डोंग की आंखें चमक उठीं। फुल कॉन्जेनिटल सोल पावर होना ही अपने आप में बड़ी बात थी। ऐसे सोल मास्टर्स भले ही रेयर होते थे, पर हर कुछ सालों में एक दो मिल ही जाते थे। पर असली टर्निंग पॉइंट था उसका ट्विन स्पिरिट होना। इस वक्त पूरी दुनिया में इकलौती वही एक ट्विन स्पिरिट वाली सोल मास्टर थी, और अब अचानक एक और बंदा सामने आ गया था। बीबी डोंग मन ही मन सोचने लगी, इस वक्त मेरे कैंप में ऐसे ही टॉप टियर ट्विन स्पिरिट जीनियस की सबसे ज्यादा कमी है। अगर ये बच्चा ढंग से ग्रो कर गया तो फ्यूचर में इसका टाइटल डॉलुओ या पियरलेस डॉलुओ बनना एकदम तय है। नाना, शिएयू और यान का टैलेंट भले ही अच्छा है, पर अगर उन्हें कोई बड़ा जैकपॉट ना मिला तो वो लाइफ में मैक्सिमम स्तर 95 तक ही पहुंच पाएंगे। मेरे बिना वो अकेले कुछ बड़ा नहीं कर सकते। अगर इस नए बंदे को मैंने अपनी तरफ कर लिया तो स्पिरिट हॉल पर पूरा कंट्रोल करने का मेरा मिशन बहुत पहले ही पूरा हो जाएगा। ये सोचते ही बीबी डोंग की मुट्ठियां कस गईं, मानो उसने वो दिन अपनी आंखों के सामने देख लिया हो। उसने तुरंत पूछा, क्या वो स्पिरिट हॉल में आने को तैयार है? वुकिमा ने जवाब दिया। जिस ऑफिसर ने उसका स्पिरिट जगाया था उसके पूछते ही उसने तुरंत हाँ कर दी। वैसे भी यह नॉर्मल ही है। पूरी दुनिया में हमारे स्पिरिट हॉल के अलावा और कौन सा ऐसा ग्रुप है जो गरीब बच्चों का फ्री में स्पिरिट जगाता है? वो बेचारा एक आम गरीब बच्चा है। जब उसे हमारा इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है तो वो भला किसी और के पास क्यों जाएगा? तो वो एक गरीब बैकग्राउंड से है। बीबी डोंग का दिल और ज्यादा खुश हो गया। गरीब होना तो सबसे बढ़िया था, क्योंकि उनके पीछे कोई गॉडफादर नहीं होता। एक बार वो स्पिरिट हॉल में आ गए तो उनके दिल में वफादारी जगाना बहुत आसान होता है। वो कभी गद्दारी का नहीं सोचते। उसकी आंखें चमकने लगीं। वो सोचने लगी कि क्यों ना इस बच्चे को अपना ऑफिशियल स्टूडेंट बना लिया जाए ताकि बॉन्डिंग और मजबूत हो सके। आखिर वो भी ट्विन स्पिरिट वाला था, तो पूरी दुनिया में उससे बेहतर टीचर उसे और कौन मिल सकता था। बहुत बढ़िया। बीबी डोंग ने कैजुअली हाथ हिलाया। अगर कोई और बात नहीं है तो तुम जा सकते हो। अगले प्लेटिनम बिशप के सिलेक्शन में मैं तुम्हारे नाम का खास ध्यान रखूंगी। और हाँ, जिस ऑफिसर ने उस बच्चे का स्पिरिट जगाया है उसे भी बड़ा इनाम दिया जाए। उसे सीधे किसी सब पैलेस का चीफ बना दिया जाए। साथ ही 1 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स का बोनस भी अलॉट कर दो। वुकिमा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे लगा कि अगला प्लेटिनम बिशप का पद अब उसकी जेब में है। उसकी यह मेहनत रंग लाई थी कि उसने खबर मिलते ही अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम छोड़कर सीधे यहाँ रिपोर्ट करने का डिसीजन लिया था। सुप्रीम पोप का बहुत बहुत धन्यवाद। उसने एक बार फिर झुककर सलाम किया और चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए तेजी से बाहर चला गया। उसके कदम हवा में थे। जैसे ही वुकिमा की परछाई गायब हुई, बीबी डोंग ने पैलेस के अंधेरे कोने की तरफ देखकर कहा, घोस्ट, तुम आज रात को ही वेहाई सिटी के लिए निकलो। हर हाल में उस बच्चे को सेफली यहाँ लेकर आना। अंधेरे में से एक ठंडी और खूंखार आवाज आई, जो आज्ञा। वहां की परछाई में हल्का सा मूवमेंट हुआ और फिर से सन्नाटा छा गया। बीबी डोंग ने पैलेस से बाहर रात के आसमान को देखा और मन में बुदबुदाई, उम्मीद है कि इस बच्चे का टैलेंट मेरी इस उम्मीद पर खरा उतरेगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगले 3 दिनों तक तुम लगातार पीछे वाले पहाड़ पर 89 मिस्टेरियस आर्ट्स का कल्टीवेशन करते रहे, जिससे तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई। इस दिन तुम पहाड़ पर एक बड़े से पत्थर पर लेटे हुए थे और मुंह में एक ब्लू सिल्वर ग्रास दबा रखी थी। तभी तुम्हें अपनी छोटी बहन यांग चान की आवाज सुनाई दी। तुमने सिर घुमाकर देखा। उसका चेहरा भागने की वजह से एकदम लाल हो चुका था। भैया, गांव में बहुत सारे सोल मास्टर्स आए हैं। वो ऑफिसर सर बोल रहे हैं कि वो आपको लेने आए हैं। चलो, फाइनली वो आ गए। तुम पत्थर से उठकर बैठे और उसे गोद में उठा लिया। चलो। तुम यांग चान को गोद में लेकर नीचे आए। दूर से ही गांव के एंट्रेंस पर तुम्हें 3 आलीशान रथ, बख्तरबंद सैनिकों की एक टुकड़ी और स्पिरिट हॉल की यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग ओल्ड जेरी से बात करते हुए दिखाई दिए। ओल्ड जेरी ने तुम्हें आते देखा और हाथ हिलाया। तुमने यांग चान को नीचे उतारा और शांति से कहा, सरपंच दादा। फिर तुमने भीड़ में खड़े वांग हेगुई की तरफ देखा। अंकल, क्या हम स्पिरिट हॉल के लिए निकल रहे हैं? वांग हेगुई ने मुस्कुराकर सिर हिलाया।
बिल्कुल सही। पहले हम वेहाई सिटी के सब पैलेस जाएंगे, उसके बाद वहां से लोग तुम्हें मेन हेडक्वार्टर ले जाएंगे। उसे अभी अभी सब पैलेस का चीफ बनने का ऑफिशियल ऑर्डर मिला था। इसे कहते हैं रातों रात किस्मत चमकना, और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ था, इसलिए वो तुम्हें बहुत प्यार से देख रहा था। तो फिर मुझे पहले अपने परिवार को इन्फॉर्म करने की परमिशन दे दीजिए। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, वांग हेगुई ने हाथ से इशारा किया। तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे साथ वेहाई सिटी चल रहा है, बाकी बातें रथ में करेंगे। तुम्हें थोड़ा अचंभा हुआ। तुमने भीड़ में से भाई यांग जियाओ और छोटी बहन यांग चान को पास बुलाया। वांग हेगुई ने तीनों बच्चों को देखा और बिना सोचे पूछ बैठा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? यांग जियाओ और यांग चान ने अपने सिर झुका लिए। तुमने एकदम शांत रहकर जवाब दिया, 3 साल पहले उनका देहांत हो गया था। वांग हेगुई एकदम सन्न रह गया। उसने एक ठंडी सांस ली। चलो अब से तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, अच्छे खाने पीने का इंतजाम रहेगा। पर गलत मत समझना, मैं तुम्हें अडॉप्ट नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हारी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। यांग जियाओ के मन में थोड़ा डाउट था। उसे डर था कि कहीं यह बंदा आगे चलकर इस एहसान के बदले तुमसे कोई गलत काम न करवाए। यहाँ तक कि 3 साल की छोटी चान को भी समझ आ रहा था कि इस ऑफर को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता था। तो फिर ठीक है, बात पक्की। तुमने हामी भर दी और पीछे मुड़कर देखा। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुमने उन दोनों को इशारा किया कि वो मना ना करें। वांग हेगुई स्पिरिट हॉल का बंदा था। जब तक तुम स्पिरिट हॉल में शामिल होने के बाद अपनी वैल्यू बना लेते, उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो भैया और छोटी चान को कोई नुकसान पहुंचा सके। फिलहाल उनके रहने के लिए ये सबसे बेस्ट जगह थी। तो फिर यही फाइनल रहा। वांग हेगुई ने सेटिस्फैक्शन के साथ तुम लोगों को रथ में बैठने के लिए उकसाया। रथ अंदर से काफी लग्जरियस था। कुशन एकदम सॉफ्ट थे और टेबल पर तरह तरह के फल सजे हुए थे। यांग चान की आंखें तो खुशी से चमक उठीं। यांग जियाओ हालांकि थोड़ा नर्वस था, पर उसने खुद को शांत दिखाने की पूरी कोशिश की और सिमट कर तुम्हारे बगल में बैठ गया। भैया ये सब वाकई तुम्हारी बदौलत है। भैया एक बार शहर पहुंचने के बाद आप आराम से स्कूल जा सकेंगे। अगर आप मन लगाकर कल्टीवेशन करेंगे तो फ्यूचर में अपनी एक अलग पहचान जरूर बना पाएंगे। तुमने मुंह से तो उसे दिलासा दिया, पर अपने दिल में कसम खाई कि भैया ने मेरे लिए अपने 3 साल बर्बाद किए हैं। भले ही उनकी कॉन्जेनिटल सोल पावर सिर्फ लेवल 1 की है, पर अगर मैं उनके लिए जादुई जड़ी बूटियां अरेंज कर पाऊं तो उनका टाइटल डॉलुओ बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वेहाई सिटी ज्यादा दूर नहीं थी। सुबह निकले थे और दोपहर होते होते पहुंच गए। तुमने जब उस विशाल ग्रे और रेड कलर के शहर को देखा तो तुम्हारे होश उड़ गए। ये पहली बार था जब तुम हुआंगयू गांव से बाहर कदम रख रहे थे। रथ जैसे ही शहर के अंदर घुसा, अचानक झटके के साथ रुक गया। तुमने खिड़की से सिर बाहर निकाला, देखा कि चहल पहल से भरी सड़क के बीचों बीच एक साया खड़ा था जो पूरी तरह से काले धुएं में लिपटा हुआ था। घोस्ट डोलुओ! वांग हेगुई ने भी पहचान लिया कि सामने वाला कोई भयंकर पावरफुल बंदा है। वो तुरंत घोड़े से नीचे उतरा और उसने बहुत झुककर सलाम किया। उस साये ने स्पिरिट हॉल का एल्डर टोकन बाहर निकाला। वांग हेगुई की पुतलियां सिकोड़ गईं। वो पल भर में सामने वाले की असली पहचान समझ गया। उसकी पूरी बॉडी एकदम टाइट हो गई और उसने थरथराते हुए रथ की तरफ इशारा कर दिया। तुम्हें समझ आ गया कि अब तुम्हारी एंट्री का टाइम है। तुम तुरंत रथ से नीचे उतरे और घोस्ट डाउलुओ के सामने जाकर हल्का सा झुके। घोस्ट डाउलुओ ने तुम्हें सरसरी निगाह से देखा और कंफर्म किया कि तुम्हारी सोल पावर पहले से ही लेवल 10 पर पहुंच चुकी है। उसने बिना एक भी शब्द बोले सीधे तुम्हारा कंधा पकड़ा और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। वांग हेगुई को नॉर्मल होने में काफी टाइम लगा। उसने धीरे से अपने सीने को सहलाया। भाई वो साक्षात घोस्ट डाउलुओ थे। मैं तो सिर्फ लेवल 29 का एक ग्रैंड सोल मास्टर हूँ। अगर ऐसे में मेरी हालत खराब हो भी गई तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। उसके दिल में फिर से एक्साइटमेंट जाग उठी। साफ था कि यांग जियान को मेन हेडक्वार्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वो यांग जियाओ और यांग चान की देखरेख कर रहा है, फ्यूचर में वो लड़का उसका एहसान कभी नहीं भूलेगा। घोस्ट डाउलुओ अपनी सोल पावर से तुम्हें लपेटकर पूरी स्पीड से उड़ रहा था। रास्ते भर सन्नाटा रहा। तुमने नीचे तेजी से पीछे छूटते हुए पहाड़ों और नदियों को देखा। तुम्हारे दिल में भी उड़ने की चाहत जाग उठी और तुम मन ही मन कैलकुलेट करने लगे कि फ्यूचर में ब्लू सिल्वर एम्पायर की राइट लेग बोन को कैसे अपने कब्जे में किया जाए। 2 घंटे बाद जब शाम ढलने वाली थी, तुम्हारे पैरों को जमीन का एहसास हुआ। तुम्हें लपेटे हुए सोल पावर का घेरा हट गया और तुम्हारी आंखों के सामने एक बेहद आलीशान और ग्रैंड पैलेस प्रकट हुआ। पीछे आओ। घोस्ट डाउलुओ की आवाज एकदम बर्फीली थी। वो तेजी से पैलेस के अंदर बढ़ गया। तुम एकदम सीधे बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगे और आसपास का जायजा लेने लगे। वो पैलेस हजारों स्क्वायर मीटर में फैला हुआ था, जिसकी सजावट में लगभग पूरा सोने का यूज किया गया था, चकाचौंध से भरा हुआ। पैलेस के अंदर तुम्हारे और घोस्ट डोलुओ के अलावा 2 लोग और थे। एक बंदा सोने के आर्मर में था। उसकी स्किन किसी न्यू बॉर्न बेबी की तरह सॉफ्ट थी। चेहरा बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव था, पर उसकी वाइब काफी फेमिनिन थी। क्राइसेंथेमम डोलुओ युगुआन, दूसरा बंदा या कहें बंदी, सिंहासन पर बैठी थी। उसने सोने की कढ़ाई वाला ब्लैक गाउन पहना हुआ था। हाथ में करीब 2 मीटर लंबा रत्नों से जड़ा हुआ राजदंड था। उसके 9 रंगों जैसे लंबे बालों को एक पर्पल गोल्ड क्राउन से बांधा गया था। उसका चेहरा इतना परफेक्ट था कि मानो कोई गॉडेस
गॉडेस हो और उसकी पूरी बॉडी से एक पवित्र लेकिन बेहद ठंडी दहशत वाली वाइब आ रही थी। सुप्रीम पोप, बीबी डोंग, सुप्रीम पोप की जय हो, लड़का आ गया है। घोस्ट डोलुओ ने हाथ जोड़े और पीछे हटकर युगुआन के बगल में खड़ा हो गया। तुमने वहां पर बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं दिखाई। तुमने घोस्ट डोलुओ को कॉपी करते हुए अपने हाथ जोड़े और प्रणाम किया। यांग जियान सुप्रीम पोप को सादर प्रणाम करता है। तुम्हारी इस परफॉर्मेंस ने बीबी डोंग को थोड़ा हैरान कर दिया। 6 साल का एक कुपोषित और कमजोर बच्चा सुप्रीम पोप को पहली बार देखकर भी बिल्कुल नहीं झिझका। उसकी वाइब वाकई लेवल 10 की थी, यानी फुल कॉन्जेनिटल सोल पावर होने में कोई शक नहीं था। उसने धीरे से सिर हिलाया। अपने दोनों स्पिरिट्स को समन करो, मुझे देखना है। तुमने तुरंत अपने 3 पॉइंटेड डबल एज्ड लांस को समन किया और उसके साइज को कंट्रोल करके करीब 1 मीटर का बनाए रखा। तीनों की निगाहें एक साथ उस पर टिक गईं। युगुआन ने आगे बढ़कर उस लांस को अपने हाथ में लिया, पर लेते ही उसकी बॉडी अचानक आगे की तरफ झुक गई और उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली। ये लांस उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी था, कम से कम 1000 पाउंड से ऊपर। उसने उसे हवा में लहराने का ट्राई किया। हवा को चीरती हुई एक तीखी आवाज गूंजी और लांस की धार जहां से गुजरी वहां एक सिल्वर व्हाइट शैडो सी छूट गई। उसका चेहरा एकदम से बदल गया। उसने वो लांस घोस्ट डोलुओ की तरफ बढ़ाया। ओल्ड घोस्ट, तुम भी एक बार ट्राई करो। घोस्ट डोलुओ ने उसे हाथ में लिया। उस काले धुएं के पीछे उसकी बॉडी में भी एक झटका सा लगा। 1300 पाउंड से भी ज्यादा भारी, और इस लांस की झेलने की लिमिट हद से ज्यादा हाई है। मैंने अपनी सोल पावर से इसे टेस्ट करने का ट्राई किया, पर यह टस से मस नहीं हुआ। युगुआन और घोस्ट डोलुओ ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरों पर साफ तौर पर शॉक देखा जा सकता था। किसी भी टॉप टियर टूल स्पिरिट को जज करने का सबसे बड़ा पैमाना उसकी झेलने की लिमिट ही होती है, और यह लांस घोस्ट डोलुओ के टेस्ट करने पर भी बिल्कुल वाइब्रेट तक नहीं हुआ था। युगुआन पीछे घूमा और उसने हाथ जोड़े। सुप्रीम पोप, इस बच्चे के स्पिरिट की क्वालिटी इतनी हाई है कि शायद मैंने अपनी पूरी लाइफ में जितने भी टूल स्पिरिट्स देखे हैं, ये उन सब में सबसे ऊपर है। बीबी डोंग की आंखों में एक अनोखी चमक आई। वो अपने सिंहासन से उठी और धीरे धीरे नीचे आई। उसने 3 पॉइंटेड डबल एज्ड लांस को अपने हाथ में लिया, अपनी आंखें बंद की और अपनी प्योर सोल पावर को उस लांस के अंदर ट्रांसफर करके चेक करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज में एक दबी हुई एक्साइटमेंट थी। इस लांस की झेलने की लिमिट मैंने बहुत डीप में जाकर टेस्ट किया, पर फिर भी इसका अंत नहीं मिला। अगर मेरा अंदाजा सही है तो क्लियर स्काई हैमर की लिमिट भी इसके सामने कुछ नहीं होगी। ये 3 पॉइंटेड डबल एज्ड लांस क्लियर स्काई हैमर से रत्ती भर भी कम नहीं है। युगुआन और घोस्ट डोलुओ ने एक साथ ठंडी सांस ली। बीबी डोंग ने अपनी बात जारी रखी। अगर पोटेंशियल की बात करें तो ये लांस शायद क्लियर स्काई हैमर से भी आगे निकल जाए। इसका वजन सोल रिंग्स चढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ओनर पर इसके वजन का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसके ग्रो होने की अपर लिमिट क्लियर स्काई हैमर से कहीं ज्यादा हो सकती है। फ्यूचर में दुनिया का नंबर 1 टूल स्पिरिट का टाइटल शायद अब बदलने वाला है। युगुआन और घोस्ट डोलुओ ने एक साथ झुककर बधाई दी। सुप्रीम पोप को बहुत बहुत बधाई। इस बच्चे के स्पिरिट हॉल में आने के बाद क्लियर स्काई सेक्ट के वो दड़बे में छुपे हुए चूहे तो गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे। बीबी डोंग ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक रेयर स्माइल आ गई। उसने तुम्हारी तरफ देखा। अपना दूसरा स्पिरिट समन करो। तुमने मन में कमांड दी। तुरंत एक छोटे बालों वाला सफेद कुत्ता तुम्हारे पैरों के पास प्रकट हो गया। वो अपनी पूंछ हिलाते हुए तुम्हारी पिंडली से अपना शरीर रगड़ने लगा और उसने एक हल्की सी आवाज निकाली। युगुआन और घोस्ट डोलुओ ने थोड़ी देर उसे ध्यान से देखा और उनके चेहरों के एक्सप्रेशंस धीरे धीरे ठंडे पड़ गए। बॉडी डिटैच्ड बीस्ट स्पिरिट? युगुआन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। शिट, ये तो गड़बड़ हो गई। बीबी डोंग की नजरें जैसे ही उस सफेद कुत्ते पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव अचानक बेहद कॉम्प्लिकेटेड हो गए। बॉडी डिटैच्ड बीस्ट स्पिरिट को देखकर उसे अनजाने में ही एक इंसान की याद आ गई। यू शियाओगांग, वही बंदा जिसे उसके डिटैच्ड स्पिरिट लुओ सैनपाओ की वजह से पूरी दुनिया एक कचरा समझती थी और जो पूरी लाइफ सिर्फ लेवल 29 पर ही अटका रह गया। उसकी आंखें धीरे धीरे शून्यता में खोने लगीं और उसके दिल में तुम्हें अपना ऑफिशियल स्टूडेंट बनाने का जो प्लान था वो थोड़ा ठंडा पड़ गया। ट्विन स्पिरिट, फुल कॉन्जेनिटल सोल पावर, पहले स्पिरिट का पोटेंशियल क्लियर स्काई हैमर को भी मात देने वाला, पर साला दूसरा स्पिरिट एक डिटैच्ड बीस्ट स्पिरिट निकल गया। उसने अपने थॉट्स को बटोरा। उसकी आवाज फिर से ठंडी हो गई। यांग जियान, तुम्हारा टैलेंट वाकई काफी अच्छा है। मैंने डिसाइड किया है कि फिलहाल मैं तुम्हें अपनी एक अनऑफिशियल स्टूडेंट के रूप में रखूंगी और कुछ सालों तक तुम्हारी परफॉर्मेंस देखूंगी। अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो उस वक्त मैं तुम्हें ऑफिशियली अपना स्टूडेंट बना लूंगी। तुम्हें पूरी बात समझ आ गई। तुम्हें पता था कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि इन लोगों ने शियाओटियन कुत्ते की वैल्यू को बहुत कम आंका था, पर तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि यह तो तुम्हारी प्लानिंग के हिसाब से एकदम परफेक्ट था। शियाओटियन कुत्ते की असली पावर्स का छिपा रहना ही बेहतर था। इसे ट्रम्प कार्ड की तरह बचाकर रखा जा सकता था। स्टूडेंट यांग जियान टीचर को प्रणाम करता है। तुमने झुककर सम्मान दिया।
बीबी डोंग ने धीरे से सिर हिलाया। भले ही तुम्हारी सोल पावरफुल है, पर तुम्हारी बॉडी का बेस बहुत कमजोर है। तुम भयंकर कुपोषण के शिकार हो। ऐसे में जल्दबाजी में सोल रिंग एब्जॉर्ब करना तुम्हारे लिए बहुत रिस्की हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपनी बॉडी को मजबूत करना होगा, उसका ध्यान रखना होगा। जब सही टाइम आएगा तब हम तुम्हारी पहली सोल रिंग लेंगे। इस बीच यू गुआन तुम्हें बेसिक कल्टीवेशन की ट्रेनिंग देंगे। स्टूडेंट समझ गया। बीबी डोंग ने हाथ हिलाकर यू गुआन को तुम्हें ले जाने का इशारा किया। जब तक तुम्हारी परछाई वहां से गायब नहीं हो गई, बीबी डोंग वैसे ही गुमसुम होकर अपने सिंहासन पर बैठी रही। उसकी आंखें कहीं खोई हुई थीं। डिटैच्ड बीस्ट स्पिरिट। उसे फिर से उसी आदमी की याद आ गई थी और उनके बीच के उस उलझे हुए पास्ट की यादें ताजा हो गईं। घोस्ट डोलुओ ने हल्का सा खांसा। बीबी डोंग होश में आई और उसने अपने माथे को मला। घोस्ट यांग जियान के बैकग्राउंड की जांच करो। जितनी डिटेल में हो सके उतनी डिटेल में निकालो। जो आज्ञा। पूरे पैलेस में फिर से सन्नाटा पसर गया। यू गुआन तुम्हें कई गलियारों से पार ले गया और एक सेपरेट छोटे से कॉटेज के सामने लाकर रुका। कॉटेज ज्यादा बड़ा नहीं था, पर वहां का नजारा बेहद खूबसूरत था। ब्लूस्टोन का एक छोटा सा रास्ता, नक्काशीदार खिड़कियां और 2 मंजिला एक बेहद क्लासी बिल्डिंग। दरवाजा खोलकर जैसे ही तुम अंदर गए, वहां के टेबल, कुर्सियां और बेड सब टॉप क्वालिटी की लकड़ी के बने थे और रजाई गद्दे बादलों जैसे सॉफ्ट थे। तुम एक पल के लिए ब्लैंक रह गए। अभी कुछ दिनों पहले तक तुम हुआंगयू गांव के उस पत्थर के घर में सो रहे थे जहां चारों तरफ से हवा पास होती थी। ये स्पिरिट हॉल की सबसे टॉप लेवल की मेडिटेशन टेक्निक है। यू गुआन ने तुम्हें एक पतली सी बुकलेट थमाई। पहले तुम इससे थोड़ा फैमिलियर हो जाओ। कल से मैं तुम्हें इसका कल्टीवेशन सिखाऊंगा। तुमने बुकलेट ली और बहुत तमीज से थैंक यू कहा। यू गुआन के जाने के बाद तुमने कैजुअली उसके कुछ पन्ने पलटे। नो डाउट ये काफी कमाल की टेक्निक थी। अगर इसे बाहर मार्केट में छोड़ दिया जाए तो इसके लिए न जाने कितने सोल मास्टर्स आपस में कट मरेंगे, पर तुमने सिर्फ 2 नजरें डाली और उसे टेबल पर फेंक दिया। कितनी भी बड़ी मेडिटेशन टेक्निक क्यों ना हो, वो 89 मिस्टेरियस आर्ट्स के सामने एक कचरा ही थी। तुमने बेड पर पलथी मारी और अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। डोलुओ डेलू की सोल पावर असल में इस नेचर की एनर्जी ही तो थी। 89 मिस्टेरियस आर्ट्स तो प्राचीन काल की परम जादुई एनर्जी तक को रिफाइन कर सकती थी। तो इस सोल पावर की क्या औकात थी। धीरे धीरे सोल पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर खिंची चली आई। उसका एक हिस्सा सोल पावर में कन्वर्ट होकर तुम्हारे डेंटियन में स्टोर होने लगा और दूसरा हिस्सा तुम्हारी नसों और पूरी बॉडी में समाकर तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को और ज्यादा मजबूत करने लगा। पूरी रात बीत गई। अगली सुबह दरवाजे पर नॉक होने की आवाज से तुम्हारी आंखें खुलीं। 2 सर्वेंट लड़कियां तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई थीं, जिसमें करीब 7-8 तरह की डिशेज सजी हुई थीं। उनमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव थी एक गोल्डन कलर की मीट की प्लेट। यह 100 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट का मीट था, जिसे यू गुआन ने स्पेशल तौर पर तुम्हारी बॉडी को रिकवर करने के लिए भिजवाया था। तुमने उसका एक टुकड़ा मुंह में डाला। मीट बेहद सॉफ्ट और जूसी था। तुम्हें पिछले 3 साल की याद आ गई, जब तुम हर मील में सिर्फ मछली खा रहे थे। भुनी मछली, उबली मछली, स्टीम्ड मछली, अचार वाली मछली। तुम्हें लगा कि तुम्हारी आंखों से आंसू ही निकल आएंगे। मानना पड़ेगा, स्पिरिट हॉल वाकई एक नंबर जगह है। तुमने तूफान की तरह प्लेट साफ कर दी। वो स्पिरिट बीस्ट का मीट तुम्हारी बॉडी के अंदर एक गर्म एनर्जी बनकर फैल गया और तुम्हारी नसों में समा गया। तुमने अभी अपनी चॉपस्टिक्स रखी ही थी कि कॉटेज के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। यही वो जगह है ना? मैं भी जरा देखूं कि आखिर कौन सा सुरमा आया है। 3 लोग कॉटेज के एंट्रेंस पर प्रकट हुए। सबसे आगे खड़ी लड़की करीब 12-13 साल की थी। उसके सुनहरे बाल कंधों पर बिखरे थे। फीचर्स बेहद परफेक्ट थे और उसकी आंखों में एक अलग सी कशिश, एक नेचुरल अट्रैक्शन था। हुलियना। उसके पीछे उसका भाई खड़ा था, जिसके सिल्वर बाल थे और लुक्स काफी कूल थे, शिएयू। और उनके साथ खड़ा था एक रेड हेयर्ड भारी बॉडी वाला लड़का, जिसके शरीर से एक गर्म वाइब आ रही थी, यान। ये तीनों स्पिरिट हॉल की गोल्डन जनरेशन थे। यान बड़े बड़े कदम बढ़ाता हुआ यार्ड के अंदर आया और तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में साफ तौर पर हेट और घमंड था। भयंकर कुपोषित, साला बिल्कुल बंदर जैसा दिख रहा है। सुप्रीम पोप ने आखिर तुझे अपना अनऑफिशियल स्टूडेंट कैसे बना लिया? यान, तमीज से बात करो। हुलियना ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ। यान ने अपने हाथ बांधे और तुम्हें आर्डर देने वाले टोन में बोला, ओए लड़के, अपना स्पिरिट समन कर और मुझे दिखा। आखिर तेरे पास ऐसी क्या औकात है? तुमने अपनी चॉपस्टिक्स रखी, बहुत आराम से अपना मुंह साफ किया और सिर उठाकर उसे देखा। तू कौन है बे? यान का चेहरा एकदम से उतर गया। मेरा नाम यान है, स्पिरिट हॉल की गोल्डन जनरेशन का मेंबर, लेवल 32 का स्पिरिट एल्डर। तुमने सिर हिलाया। तो मैं क्या करूं? यान एक कदम और आगे बढ़ा। मुझे आज तक सुप्रीम पोप ने अपना स्टूडेंट नहीं बनाया। फिर तेरी क्या औकात है? हुलियना और शिएयू ने एक दूसरे को देखा, पर उसे रोका नहीं। वो भी अंदर से क्यूरियस थे कि इस 6 साल के बच्चे में ऐसी क्या खास बात है। तुमने अपना सिर थोड़ा सा टिल्ट किया। तो तू चाहता क्या है? एक छोटा सा मुकाबला? यान ने तुम्हारी तरफ उंगली उठाई। मैं तुझ पर कोई धौंस नहीं जमाऊंगा। मैं अपनी सोल पावर यूज नहीं करूंगा, अपना स्पिरिट भी समन नहीं करूंगा। सिर्फ प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ से बात होगी। तुझे भी पता चले कि हमारे बीच में कितना बड़ा गैप है। तुमने उसे एक नजर देखा और अचानक तुम्हारे होठों पर एक स्माइल आ गई। अच्छा, तो तेरा नाम यान है ना? तेरी उम्र कितनी है रे? 13 साल।
और मैं सिर्फ 6 साल का हूँ। तुम अपनी चेयर से नीचे उतरे और सिर उठाकर उसे देखा। एक 13 साल का लड़का 6 साल के बच्चे को चैलेंज कर रहा है, वो भी इतने प्राउड के साथ। ऊपर से तू लेवल 32 का एक स्पिरिट एल्डर है। भले ही तू अपनी सोल पावर और स्पिरिट यूज ना करे, पर तेरी बॉडी सोल पावर से न जाने कितनी बार रिफाइन हो चुकी होगी। और मुझे स्पिरिट जगाए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। यान का चेहरा गुस्से और शर्म से एकदम लाल हो गया। शिएयू ने अपना मुंह फेरकर हल्की सी खांसी दबाई और हु लिएना ने भी अपना मुंह हाथ से छिपा लिया। उसके कंधे धीरे धीरे हिल रहे थे। तू यान की बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी थी। पर ठीक है, जब तेरा इतना मन कर ही रहा है, तुमने एकदम से अपना टोन बदला, तो मैं भी तेरे साथ थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ। तुम भी अंदर से ये टेस्ट करना चाहते थे कि 89 मिस्टेरियस आर्ट्स से रिफाइन होने के बाद तुम्हारी बॉडी का लेवल इस वक्त कितना बढ़ चुका था। तू श्योर है ना? यान ने अपनी आंखें सिकोड़ी। एकदम श्योर। ठीक है, बाद में ये मत रोना कि मैंने तुझ पर जुल्म किया। यान यार्ड के बीच में गया और उसने उंगली से इशारा किया। आजा, पहला वार तू ही कर। उसकी पूरी बॉडी में कमियां ही कमियां नजर आ रही थीं। तुमने बिना कुछ बोले बहुत ही सधे हुए कदमों से उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही तुम उससे सिर्फ 3 कदम की दूरी पर पहुंचे, तुम्हारी बॉडी अचानक एक स्प्रिंग की तरह बाउंस हुई। धड़ाम! तुम्हारी मुट्ठी पूरी ताकत के साथ सीधे यान के पेट पर जाकर बैठी। वो दर्द के मारे किसी उबले हुए झींगे की तरह दोहरा हो गया और उसके चेहरे का घमंड पल भर में गायब हो गया। तुमने उसे संभलने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं दिया। तुम्हारी कोहनी सीधे उसकी पसलियों पर लगी और घुटने से तुमने उसे ऊपर की तरफ उड़ाया। मुक्के, कोहनियां, घुटने और लातें, मानो कोई भयंकर तूफान आ गया हो। ये सारे मूव्स तुम्हें स्पिरिट हॉल ने नहीं सिखाए थे, बल्कि 89 मिस्टेरियस आर्ट्स का कल्टीवेशन करते वक्त तुम्हारी बॉडी के अंदर से निकले हुए नेचुरल कॉम्बैट स्किल्स थे। उसने काउंटर अटैक करने का ट्राई किया, पर तुम्हारी अटैक करने की स्पीड इतनी फास्ट थी और एंगल्स इतने खतरनाक थे कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। कॉटेज के एंट्रेंस पर खड़े शिएयू और हु लिएना के चेहरों के एक्सप्रेशंस, जो पहले एकदम कैजुअल थे, अब पूरी तरह से शॉक में बदल चुके थे। इसने अपना स्पिरिट यूज नहीं किया है। हु लिएना के मुंह से बशकिल एक फुसफुसाहट निकली। इसने तो सोल पावर तक टच नहीं की है। शिएयू तुम्हारी हर एक मूवमेंट को अपनी आंखों से स्कैन कर रहा था। प्योर फिजिकल बॉडी। भाई, ये कैसे पॉसिबल है? वो सिर्फ 6 साल का है। पर हकीकत उनकी आंखों के ठीक सामने थी। तुमने एक जोरदार विप किक सीधे यान की कमर पर मारी, जिससे वो लड़खड़ाता हुआ 2 कदम पीछे जा गिरा। पर इस जोरदार हिट के तुरंत बाद तुम्हें अचानक एक बेहद हैरान करने वाली बात का एहसास हुआ। तुम्हारी मूवमेंट्स इस वक्त साफ तौर पर स्लो हो चुकी थीं। तुम्हारी बॉडी का बेस वैसे ही बहुत खराब था। 89 मिस्टेरियस आर्ट्स ने भले ही तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथ को डबल कर दिया था, पर यह हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था। यान ने भी तुम्हारी इस कमजोरी को भांप लिया। उसने अपनी पोजीशन संभाली और काउंटर अटैक करना शुरू किया। उसने एक जोरदार मुक्का मारा, जिसे तुमने साइड होकर डॉज कर लिया, पर उसने तुम्हारी डॉजिंग की डायरेक्शन को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था और तुरंत ही उसकी दूसरी भारी मुट्ठी सीधे तुम्हारे कंधे पर आकर बैठी। तुम्हारी लिटरली चीख निकल गई। तुम झटके के साथ कई कदम पीछे जा गिरे। यान ने तुम्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया। उसकी लातें और मुक्के एक साथ तुम पर बरसने लगे और 3 मूव्स के बाद ही उसने तुम्हें कॉटेज के एक कोने में दबा दिया। बस, अब और नहीं, मैं हार मानता हूँ। तुमने अपने हल्के से कांपते हुए हाथों को देखा और बिना किसी ईगो के तुरंत सरेंडर कर दिया। यान एकदम ब्लैंक रह गया। उसने नीचे अपनी फटी हालत को देखा और उसका चेहरा गुस्से में और ज्यादा काला पड़ने लगा। साले, मैं लेवल 32 का एक स्पिरिट एल्डर होकर तेरे हाथों इस कदर पिटा हूँ, अब मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? तुमने अपना सिर थोड़ा टिल्ट किया। अरे भाई, तूने खुद ही तो मुकाबला करने को कहा था, इसमें मेरी क्या गलती है? तू साले मौत को दावत दे रहा है। यान गुस्से से पूरी तरह पागल हो गया। उसके शरीर से एक बेहद गर्म और खूंखार एनर्जी ब्लास्ट हुई। 2 येलो और 1 पर्पल, यानी 3 सोल रिंग्स हवा में तैरने लगी और उसके पीछे फ्लेम लॉर्ड का एक खूंखार साया प्रकट हो गया। शिएयू और हु लिएना के चेहरों के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल गए। दोनों एक साथ आगे बढ़े। यान, बात हुई थी कि ना तो स्पिरिट यूज होगा और ना ही सोल पावर। अब तू यह क्या नौटंकी कर रहा है? हु लिएना ढाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। मैं अगर हार बर्दाश्त नहीं होती तो मुकाबला करने की भीख मत मांगा करो। हु लिएना के ये शब्द किसी धारदार चाकू की तरह यान के दिल के आर पार हो गए। यान हु लिएना को एक तरफा प्यार करता था, यह बात जगजाहिर थी। जिस लड़की को वो पसंद करता था, उसके मुंह से हार बर्दाश्त न होने की बात सुनना तुम्हारे हाथों पिटने से भी 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक था। उसकी मुट्ठियां गुस्से में कड़कड़ा उठी। उसने तुम्हें एक खूंखार लुक दिया। जब तुझे तेरी पहली सोल रिंग मिल जाएगी, तब हम दोबारा लड़ेंगे। तुमने उसे ऐसे देखा मानो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो। मैं भला तुझसे दोबारा क्यों लड़ूंगा? क्या मेरे पास फालतू का टाइम है जो मैं रोज रोज तेरे जैसे लोगों से मारपीट करता फिरूं? मैं जा रहा हूँ। तुम बिना पीछे मुड़े कॉटेज से बाहर चल दिए। हु लिएना ने तुम्हारी पीठ को देखा। उसके होंठों पर अनजाने में ही एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो तेजी से तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ पड़ी। कॉटेज से बाहर आकर तुमने अपने उस सुन्न पड़ चुके कंधे को मला और मन ही मन कैलकुलेट करने लगे। 89 मिस्टेरियस आर्ट्स का सिर्फ कुछ ही दिनों का कल्टीवेशन लेवल 32 के स्पिरिट एल्डर को इस कदर धो सकता है। ये टेक्निक वाकई नेक्स्ट लेवल है, पर स्टैमिना अभी भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। एक बार फुल एनर्जी ब्लास्ट करने के बाद बॉडी एकदम बेजान हो जाती है। मुझे अब सीधे लाइब्रेरी जाना चाहिए ताकि स्पिरिट बीस्ट्स की बुक्स पढ़ सकूं और अपनी पहली सोल रिंग का फाइनल डिसीजन ले सकूं।
तुम्हारे वहां से जाने के बाद कॉटेज के बाहर एक अंधेरे कोने में से धीरे धीरे युगुआन का साया बाहर आया। उसने तुम्हारे जाने की डायरेक्शन को देखा और उसका पूरा चेहरा गहरे अचंभे से भरा हुआ था। इस लड़के की बॉडी स्ट्रेंथ कल के कंपैरिजन में आज और ज्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ एक रात के अंदर ऐसा कैसे पॉसिबल है? उसकी बॉडी में एक मूवमेंट हुआ और वो पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। पोप पैलेस के अंदर बीबी डोंग अपने सोने के सिंहासन पर बैठी एक मखमली जेड रिंग से खेल रही थी। घोस्ट डाउलुओ इस वक्त उसे सीक्रेट रिपोर्ट दे रहा था। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट इन दिनों काफी एक्टिव है। निंग फेंगजी गुपचुप तरीके से कई छोटे मोटे सेक्ट्स को अपने अंडर करने में लगा है और सोड डाउलुओ चेन शिन भी हाल ही में कई बार सेक्ट से बाहर गया है। वो कहाँ गया है इसकी कोई पक्की खबर नहीं है। उन पर पूरी नजर रखो, पर ध्यान रहे कि उन्हें शक ना हो। जो आज्ञा। तभी युगुआन तेजी से अंदर आया। उसके चेहरे के भाव काफी अजीब थे। सुप्रीम पोप, अभी कुछ देर पहले यांग जियान और यान के बीच एक फाइट हुई है। बीबी डोंग की थोड़ी सी दिलचस्पी जागी। यान उसे परेशान करने गया था क्या? यान का नेचर वो अच्छे से जानती थी, बेहद कॉम्पिटिटिव और घमंडी। पर एक 13 साल का लेवल 32 का स्पिरिट एल्डर एक 6 साल के न्यू बॉर्न बच्चे को चैलेंज करने जाए, यह बात वाकई उसकी ओछी सोच को दिखाती थी। रिजल्ट क्या रहा? युगुआन के चेहरे के एक्सप्रेशंस और ज्यादा अजीब हो गए। यांग जियान ने यान को बहुत गंदे तरीके से धोया है। बीबी डोंग के हाथ में घूम रही जेड रिंग अचानक रुक गई। घोस्ट डाउलुओ का काला धुआं भी झटके से एक तरफ शिफ्ट हुआ। तुमने क्या कहा? यांग जियान ने यान को पीट दिया। युगुआन ने अपनी बात रिपीट की। भले ही एंड में यांग जियान ने खुद सरेंडर कर दिया, पर यान की हालत बहुत खराब थी। बीबी डोंग 2 सेकंड के लिए एकदम खामोश हो गई। लेवल 32 का एक स्पिरिट एल्डर एक ऐसे बच्चे से पिट गया जिसके पास अभी तक पहली सोल रिंग तक नहीं है। भले ही यान ने अपनी सोल पावर और स्पिरिट यूज ना की हो, पर 13 सालों से सोल पावर से रिफाइन हो चुकी उसकी बॉडी एक 6 साल के बच्चे को चींटी की तरह मसलने के लिए काफी होनी चाहिए थी। पर हकीकत बिल्कुल उलट थी। युगुआन ने थोड़ा रुक कर आगे कहा। यांग जियान ने शुरुआत से ही यान पर पूरा प्रेशर बना रखा था। वो तो बस एंड में स्टेमिना खत्म होने की वजह से उसने खुद हार मान ली। और तो और क्या? घोस्ट डाउलुओ ने इस बार खुद आगे बढ़कर पूछा। उस लड़के की बॉडी स्ट्रेंथ में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। कल जब मैं उसे कॉटेज लेकर गया था तो उसके पैर कमजोरी से कांप रहे थे, पर आज फाइट के बाद जब मैंने उसे चुपके से ऑब्जर्व किया तो उसकी फिजिकल कैपेसिटी कल से कई गुना बेहतर थी। सिर्फ एक रात के अंदर इतना बड़ा चेंज। पूरे पैलेस में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। बीबी डोंग की उंगलियां सिंहासन के हैंडल पर एक रिदम में टैप करने लगी। ट्विन स्पिरिट, फुल कॉन्जेनिटल सोल पावर और सिर्फ एक रात में बॉडी स्ट्रेंथ का इस कदर बढ़ जाना, यह बच्चा उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा मिस्टीरियस और स्पेशल था। शायद इसे सीधे अपना प्राइमरी स्टूडेंट बना लेना चाहिए। पूरे स्पिरिट हॉल में कियान रेनेक्स्यू के अलावा ऐसा टैलेंट किसी के पास नहीं था। पर तभी अचानक यू शियाओगांग का चेहरा उसके दिमाग में फ्लैश हो गया। या कहें तो यू शियाओगांग के बगल में पूंछ हिलाते उस लुओ सैनपाओ का साया, वो छोटे बालों वाला सफेद कुत्ता यांग जियान के दूसरे स्पिरिट से कितना ज्यादा मिलता जुलता था। बीबी डोंग की आंखों में एक अजीब सी कड़वाहट आ गई। जब भी वो यांग जियान को देखती थी उसे अपने पास्ट के वो काले दिन याद आ जाते थे जिन्हें वो कभी याद नहीं करना चाहती थी। चलो थोड़ा टाइम और ऑब्जर्व करते हैं। उसने फाइनल डिसीजन लिया। युगुआन ने पूछा, चूंकि यांग जियान की बॉडी स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो चुकी है तो क्या हमें अभी उसे पहली सोल रिंग दिलाने ले जाना चाहिए? कोई जल्दी नहीं है, बीबी डोंग ने जवाब दिया। एक टॉप क्लास सोल मास्टर के पास अपने खुद के डिसीजंस होने चाहिए। जब वो खुद इस बारे में बात करे तब देखेंगे। स्पिरिट हॉल की एक चौड़ी ब्लूस्टोन सड़क पर इस वक्त तुम पूरी तरह से ब्लैंक खड़े थे। तुम्हें घूमते घूमते पूरे 2 घंटे हो चुके थे। साला स्पिरिट हॉल हद से ज्यादा बड़ा था। भूल भुलैया जैसे गलियारे, अनगिनत रास्ते। तुम 6 साल के एक नए नवेले बच्चे पूरी तरह से रास्ता भटक चुके थे। लाइब्रेरी आखिर है कहाँ भाई? तुमने सिर उठाकर सामने बनी एक बिल्डिंग पर लगे बोर्ड को देखा जिस पर काउंसिल हॉल लिखा था। तुमने एक ठंडी सांस ली और आगे बढ़ने ही वाले थे कि पीछे से आवाज आई, ओए बच्चे। तुमने पीछे मुड़कर देखा। हुलियना ने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी। उसके सुनहरे बाल एक प्यारे से हेयर बैंड से बंधे थे और टाइट कल्टीवेशन आउटफिट उसकी परफेक्टली शेप्ड बॉडी को हाईलाइट कर रहा था। भले ही तुम 2 जन्मों की यादें लिए बैठे थे, पर एक सेकंड के लिए तुम्हारी भी बोलती बंद हो गई। इस लेवल की ब्यूटी तुमने पिछले जन्म में सिर्फ स्क्रीन्स पर ही देखी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुलियना तुम्हारे पास आई और तुम्हें क्यूरियोसिटी के साथ देखने लगी। मैं लाइब्रेरी जाना चाहता हूँ। पर हुलियना के मुंह से एक प्यारी सी हंसी छूट गई। उसकी आंखें मुस्कुराते हुए आधे चांद जैसी हो गईं। स्पिरिट हॉल वाकई बहुत बड़ा है। जब मैं पहली बार आई थी तो मैं भी कई बार रास्ता भूली थी। चलो मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। वैसे भी मैं इस वक्त फ्री हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुलियना ने तुम्हारी बात बीच में ही काट दी। उसका टोन काफी लाइट और फ्रेंडली था। मेरा नाम हुलियना है। मैं टीचर की प्राइमरी स्टूडेंट हूँ और तुम टीचर के अनऑफिशियल स्टूडेंट हो, तो टेक्निकली हम एक ही सेक्ट के भाई बहन हुए। सीनियरिटी के हिसाब से तुम्हें मुझे सीनियर सिस्टर कहना चाहिए। तो एक सीनियर सिस्टर का अपने जूनियर भाई को रास्ता दिखाना तो बनता है ना। तुम्हारे पास मना करने का कोई बहाना नहीं था, तो ठीक है।
सीनियर सिस्टर, आपको तकलीफ देने के लिए शुक्रिया। हुलियना ने अपनी लाइफ में न जाने कितने जीनियस देखे थे, पर ट्विन स्पिरिट वाला बंदा पूरी दुनिया में सिर्फ बीबी डोंग के बाद यही एक था। ऊपर से फुल कॉन्जेनिटल सोल पावर, उसका खुद का टैलेंट लेवल 9.5 की सोल पावर के साथ टॉप नॉच था, पर फुल कॉन्जेनिटल सोल पावर एक अलग ही लेवल का गेम था। हैरान करने वाली बात है कि ऐसे खतरनाक टैलेंट के बाद भी टीचर ने इसे सिर्फ एक अनऑफिशियल स्टूडेंट बनाकर क्यों रखा है। उसने मन में सोचा, पर मुंह से नहीं पूछा। उसने टॉपिक चेंज किया, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे माता पिता का स्पिरिट क्या था। हुआंगयू गांव के मछुआरे थे, पिता का स्पिरिट भाला था और माँ का देसी कुत्ता। तुमने बहुत ही कैजुअली जवाब दिया। हुलियना ने सोच में डूबे हुए सिर हिलाया और आगे कोई सवाल नहीं किया। लो, लाइब्रेरी आ गई, आगे से कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। मन लगाकर कल्टीवेशन करना और टीचर के भरोसे को टूटने मत देना। हुलियना ने हाथ हिलाया, उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी। तुमने बड़े बड़े कदम बढ़ाकर लाइब्रेरी के अंदर एंट्री ली। पुरानी बुक्स की एक हल्की सी खुशबू तुम्हारे चेहरे से टकराई। बड़े बड़े आलीशान बुक शेल्फ्स एक लाइन से सजे हुए थे। वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, क्योंकि स्पिरिट हॉल के अंदर किसी चोर की इतनी औकात नहीं थी कि वो बुक्स चुराने की सोच भी सके। तुम सीधे सबसे पास वाले शेल्फ की तरफ बढ़े और एक स्पिरिट बीस्ट इंसाइक्लोपीडिया उठाकर तेजी से पन्ने पलटने लगे। तुम्हारी नजरें एक एक करके सारे बीस्ट्स के डायग्राम्स को स्कैन कर रही थीं। जब भी तुम्हें अपनी उम्मीद के मुताबिक कोई बीस्ट दिखता, तुम वहीं रुक जाते और उसके बिहेवियर, उसकी पावर्स और उसकी सोल रिंग की एबिलिटीज को डिटेल में स्टडी करने लगते। हुलियना बगल के शेल्फ पर झुकी हुई बोरियत से अपने बालों से खेल रही थी। वो इस छोटे भाई से थोड़ी और गप्पे मारना चाहती थी, पर यह लड़का लाइब्रेरी में घुसते ही मानो किसी रोबोट मोड में चला गया था। उसने तो उसे एक नजर मुड़कर देखा तक नहीं। लिटरली किताबी कीड़ा है। उसने अपना मुंह बनाया, थोड़ी देर खड़ी रही और फिर जाने के लिए तैयार हुई। यांग जियान, मैं अब निकल रही हूँ। वैसे मेरा कॉटेज तुम्हारे पड़ोस में ही है, कोई काम हो तो आ जाना। ठीक है, थैंक यू सीनियर सिस्टर, तुमने बिना सिर उठाए जवाब दिया। हुलियना ने अपनी आंखें ऊपर की, एक लंबा सा सांस लिया और वहां से चली गई। पन्ने पलटने की आवाजों के बीच टाइम का पता ही नहीं चला। खिड़की के बाहर की रोशनी, जो पहले ब्राइट थी, अब हल्की पीली और फिर पूरी तरह से अंधेरे में बदल गई। लाइब्रेरी की मैजिकल लाइट्स अपने आप ऑन हो गईं। तुमने अपने हाथ में पकड़ी उस ईंट जितनी मोटी बुक को बंद किया, अपनी थकी हुई आंखों को मला और एक लंबी गहरी सांस ली। चलो, अब एक क्लियर डायरेक्शन मिल गई है। 3 पॉइंटेड डबल एज्ड लांस के लिए सोल रिंग की स्ट्रैटेजी। यह एक विशुद्ध टूल स्पिरिट है जिसका वजन बेहद खूंखार है और इसकी शार्पनेस अपने लेवल के किसी भी हथियार से 1000 गुना बेहतर है। इसका फ्यूचर डेवलपमेंट नो डाउट प्योर स्ट्रेंथ और हैवी अटैक की तरफ ही होना चाहिए। तुमने बुक्स में 2 सबसे खतरनाक बीस्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया था, टाइटन जियांट ऐप और डार्क गोल्ड टेराक्लॉबेयर। टाइटन जियांट ऐप, अगर यह बीस्ट 10,000 साल से ऊपर का हो जाए तो इसके पास ग्रेविटी कंट्रोल की गॉड लेवल एबिलिटी आ जाती है। सोचो, तुम्हारे 3 पॉइंटेड डबल एज्ड लांस के भारी वजन के साथ अगर ग्रेविटी का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो जब तुम एक लांस हवा से नीचे मारोगे तो ग्रेविटी पल भर में कई गुना बढ़ जाएगी। दुश्मन वहां से हिल तक नहीं पाएगा और उसे सीधे 1000 पाउंड से ऊपर के लांस के वार को अपनी छाती पर झेलना होगा। डार्क गोल्ड टेराक्लॉबेयर, यह बीस्ट प्योर स्ट्रेंथ और एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन का दूसरा नाम है। इसके पंजों में इतनी पावर होती है कि वो अपने ही लेवल के किसी भी बीस्ट के डिफेंस को कागज की तरह फाड़ सकते हैं। इसकी प्योर अटैकिंग पावर टाइटन जियांट ऐप से भी ऊपर मानी जाती है, पर प्रॉब्लम यह थी कि यह प्रजाति स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के सबसे कोर एरिया में रहती है, जहां 4 लाख साल से भी पुरानी पावर वाला बियर किंग राज करता है। उसकी नाक के नीचे से सोल रिंग चुराना साक्षात किसी टाइटल डॉलुओ के मुंह से निवाला छीनने जैसा इम्पॉसिबल टास्क था। इसलिए टाइटन जियांट ऐप का ऑप्शन सबसे सेफ और प्रैक्टिकल था। ग्रेविटी कंट्रोल का तुम्हारे लांस के साथ कॉम्बिनेशन लिटरली गदर मचाने वाला था। बेशक अगर रास्ते में कोई डार्क गोल्ड टेराक्लॉबेयर मिल जाता तो तुम उसे भी छोड़ने वाले नहीं थे। तुम खड़े हुए, बुक को उसकी जगह पर वापस रखा और लाइब्रेरी से बाहर आ गए। चांद की ठंडी रोशनी ब्लूस्टोन के रास्ते पर बिखरी हुई थी। कॉटेज वापस पहुंचने पर दोनों सर्वेंट लड़कियां तुम्हारा वेट कर रही थीं। बहुत जल्द टेबल पर गर्मा गर्म डिशेज सज गईं। 100 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट के मीट का सूप, रोस्टेड मीट लॉक्स और कुछ सब्जियां। तुम बैठ गए और भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूट पड़े। रोज रात को 89 मिस्टेरियस आर्ट्स का कल्टीवेशन करने की वजह से तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही थी और तुम्हारी भूख पहले के कंपैरिजन में कई गुना बढ़ चुकी थी। इसके बाद के दिन एक फिक्स रूटीन में बदल गए। दिन के समय तुम लाइब्रेरी में बंद रहते। स्पिरिट बीस्ट्स के बिहेवियर, सोल रिंग्स के बेस्ट कॉम्बिनेशंस, इस कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी और बड़े बड़े सेक्ट्स की इंटरनल पावर्स, तुम जो हाथ लगता सब पढ़ डालते और रात के समय बिना एक भी दिन मिस किए बेड पर बैठकर 89 मिस्टेरियस आर्ट्स का कल्टीवेशन करते। युगुआन भी कभी कभार आकर तुम्हें सोल पावर को कंट्रोल करने और उसकी मूवमेंट को फील करने के बेसिक टिप्स दे जाता था। आखिर वो लेवल 95 का एक टाइटल डोलुओ था। उसकी दी हुई 2 लाइंस की नॉलेज भी तुम्हारे लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। टाइम पंख लगाकर उड़ता गया और देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। इस सुबह तुम बेड पर पलथी मारे बैठे थे
और तुमने धीरे से अपनी आंखें खोली। तुमने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और मन में बुदबुदाए, भाई इसे कहते हैं असली ट्रांसफॉर्मेशन। इन 3 महीनों में तुम्हारी पूरी काया पलट चुकी थी। वो पीला पड़ा चेहरा और कुपोषण के लक्षण पूरी तरह गायब हो चुके थे। भले ही तुम्हारी हाइट तुम्हारी उम्र के बच्चों से थोड़ी सी छोटी थी, पर तुम्हारी स्किन के नीचे अब साफ तौर पर मजबूत मसल्स की कटिंग देखी जा सकती थी। तुम्हारी पूरी वाइब एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक थी, और सबसे बड़ा ब्लास्ट था तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथ में। 89 मिस्टेरियस आर्ट्स के नॉन स्टॉप कल्टीवेशन की बदौलत तुम्हारी फिजिकल कैपेसिटी इस वक्त सीधे स्पिरिट किंग लेवल 50 के लेवल को टक्कर दे रही थी। तुम्हारी मेंटल पावर भी उसी सेम लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब एक 10,000 साल की सोल रिंग को एब्जॉर्ब करना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल था। न सिर्फ तुम बल्कि शियाओटियन कुत्ता भी इन 3 महीनों में खाली नहीं बैठा था। तुम रोज रात को उसे बाहर छोड़ देते थे ताकि वो चांद तारों की एनर्जी को खुद में समेट सके। आज के समय में उसकी खुद की वाइब एक 30,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट के बराबर पहुंच चुकी थी। यांग जियान, क्या तुम जाग गए हो? कॉटेज के बाहर से युगुआन की आवाज आई, जिसका टोन आज पहले से कहीं ज्यादा सीरियस था। तुमने दरवाजा खोला। युगुआन पर्पल कलर के लंबे गाउन में यार्ड के गेट पर खड़ा था। जैसे ही उसकी नजरें तुम पर पड़ी, उसके चेहरे की स्माइल अचानक वहीं फ्रीज हो गई। ये लड़का है। उसने तुम्हें ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। उसकी आंखों में शॉक साफ देखा जा सकता था। वो साफ फील कर पा रहा था कि इस बच्चे की बॉडी का लेवल 3 महीने पहले के कंपैरिजन में जमीन आसमान का अंतर ले चुका था। उसके अंदर से निकलने वाली वो शांत पर बेहद खतरनाक लाइफ फोर्स स्पिरिट हॉल के कई स्पिरिट किंग्स से भी ज्यादा सॉलिड थी। तुमने अपनी बॉडी को आखिर किस तरह ट्रेन किया है? युगुआन खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा। तुमने अपना सिर खुजलाया और एक मासूम सा चेहरा बनाया। मुझे भी ठीक से नहीं पता अंकल यू। जब से मेरा स्पिरिट जागा है, मेरी बॉडी स्ट्रेंथ रोज अपने आप ही बढ़ती जा रही है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? युगुआन थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। उसके पास इस मिस्ट्री का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने इसे 3 पॉइंटेड डबल एज्ड लांस के स्पिरिट की अनोखी क्वालिटी मानकर रफा दफा कर दिया। आखिर वो एक ऐसा टूल स्पिरिट था जिसे खुद पोप बीबी डोंग ने क्लियर स्काई हैमर के बराबर का दर्जा दिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने अपना टोन बदला। जल्दी से अपना सामान समेटो, हमें आज ही निकलना है। कहाँ के लिए अंकल? तुम्हारी पहली सोल रिंग लेने के लिए। तुम्हारी बॉडी अब इसके लिए पूरी तरह रेडी है। तुम्हारा दिल झटके से धड़क उठा। पूरे 3 महीनों से तुम इसी दिन का वेट कर रहे थे, और वो दिन आखिरकार आ गया था। पर तुमने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ नहीं कही। तुमने अपना सिर उठाया और बहुत सीरियस होकर युगुआन की आंखों में देखा। अंकल यू, क्या मैं अपनी पहली सोल रिंग खुद चूज कर सकता हूँ? तुम्हें कौन सा बीस्ट चाहिए? टाइटन जियांट ऐप। तुमने बिना 1 सेकंड गंवाए अपना वो डिसीजन उसके सामने रख दिया जो तुमने पहले ही सोच रखा था, और तुरंत एक लाइन और जोड़ी, वैसे अगर डार्क गोल्ड टेराक्लॉ बेयर मिल जाए तो वो और भी बेस्ट रहेगा। मैंने 3 महीनों तक लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ी हैं। मेरे लांस के लिए ये 2 बीस्ट्स ही सबसे बेस्ट चॉइस हैं। युगुआन की आंखों में एक गहरी तारीफ की चमक आई। चलो, इस लड़के का लाइब्रेरी में बैठना बेकार नहीं गया। ये दोनों बीस्ट्स वाकई स्ट्रेंथ और अटैकिंग कैटेगरी के सबसे किंग ऑप्शंस थे। चॉइस तो तुम्हारी लाजवाब है, पर उसने अपनी बात घुमाई। हमारे पास की नॉर्मल जंगलों में ये बीस्ट्स नहीं मिलते। इनके लिए हमें सीधे स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट जाना होगा, और ये दोनों प्रजातियां सिर्फ वहां के सबसे खतरनाक कोरी एरिया में ही पाई जाती हैं। तुम्हें इस बात का पहले से ही पूरा आइडिया था, तो फिर हम स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट ही चलेंगे। युगुआन अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी यार्ड के बाहर से तेजी से दौड़ने की आवाज आई। हुलियना हांफती हुई यार्ड के अंदर आई। उसके सुनहरे बाल हवा में बिखरे हुए थे, और भागने की वजह से उसके गाल एकदम गुलाबी हो चुके थे। अंकल यू, यांग जियान, तुम यहाँ इतनी सुबह क्या कर रही हो? युगुआन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं बस यहाँ से गुजर रही थी और मैंने सुना कि आप लोग स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट जा रहे हैं सोल रिंग लेने। हुलियना की नजरें तुम पर टिकी थीं। उसकी आंखों में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। मेरे छोटे भाई को उसकी पहली सोल रिंग मिलने वाली है। मैं भी साथ चलकर देखना चाहती हूँ। सोल रिंग का शिकार कोई बच्चों का खेल नहीं है, खासकर स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट जैसी खतरनाक जगह पर। हुलियना ने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़े और बिल्ली जैसा मासूम चेहरा बनाकर युगुआन की तरफ देखा। प्लीज अंकल एल्डर, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं चुपचाप पीछे चलूंगी और बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। युगुआन ने थोड़ी देर सोचा और एंड में अपना सिर हिला दिया। चलो ठीक है, पर तमीज से रहना। थैंक यू सो मच अंकल। हुलियना खुशी से झूम उठी और दौड़कर तुम्हारे बगल में आ खड़ी हुई। छोटे भाई, तुमने अपनी पहली रिंग के लिए कौन सा बीस्ट सोचा है? टाइटन जियांट ऐप। तुमने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। हुलियना के चेहरे की वो बड़ी सी स्माइल वहीं की वहीं जम गई। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गईं। तूने अभी क्या कहा? कौन सा बीस्ट? इस सीरीज की स्टोरी अभी यहीं तक पब्लिश हुई है। जैसे जैसे एपिसोड आएंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सोक्स गेमर चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन मिस ना हो।